नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम मॉड्यूल 12 को देखने वाले हैं। ठीक है, ये यूपीपीएससी बीओ प्री 2022 के लिए होगा जो कि हिंदी मीडियम में है। अभी तक 11 मॉड्यूल आपके हिंदी और इंग्लिश में आ चुके हैं या आ रहे होंगे अभी। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित, नोट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स कमेंट बॉक्स में भी दी गई हैं और बीच बीच में आपको देती रहूँगी इसमें, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक नोट दिया गया, कह रहे हैं कि ये जो मॉड्यूल्स आपको दिए जा रहे हैं इसी पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 पेड क्वेश्चंस क्विज रहते हैं और डेली करवाए जाते हैं, तो आप उनको फॉलो करते रहिए और पेड क्विज के सारे क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर लगाइए, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे और वहाँ पर पेड क्विज आप ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका रिदम बना रहेगा और आप देखेंगे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पिक्स और वॉइस लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स पैटर्न पर ज़रूर रहते हैं, उसे आपको फॉलो करना है। अगर आपने पेड क्विज को अच्छे से फॉलो कर लिया है तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो पेड को इसको कोई किसी भी हालत में आपको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर देखिए बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है और मॉड्यूल्स पर आधारित क्वेश्चन के अलावा परीक्षा से संबंधित कई सारे प्रश्न भी वहाँ पर करवाए जाते हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए जहाँ पर पेड क्विज मॉड्यूल में आपको यहाँ पर क्विज वगैरह मिलते हैं, 25 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो ये टॉपिक करने के बाद आप वहाँ पर जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ये तो रही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखिए जैसा कि हम हर मॉड्यूल में करते हैं कि आपको 2-3 सब्जेक्ट से 2-3 टॉपिक्स लेकर आते हैं, तो आज भी हम वही करने वाले हैं। हमारे पुराने मॉड्यूल्स को ज़रूर देखिए क्योंकि हर मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ टॉपिक हम पिछले मॉड्यूल्स में कवर कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री को देख रहे हैं, उसके भी कई हिस्से वहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के अपने प्राचीन काल का इतिहास यानी कि अपने एंशिएंट हिस्ट्री से। देखिए यहाँ पर विवाह के 8 प्रकार दिए गए हैं। देखिए मनुस्मृति में क्या है कि विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिसमें प्रथम 4 विवाह जो है प्रशंसनीय और शेष जो 4 निंदनीय विवाह माने जाते हैं। तो देखिए प्रथम 4 विवाह कौन से हैं जो प्रशंसनीय विवाह माने जाते हैं, वो आपके देखिए ब्रह्म है, देव है और आर्ष है, इसके बाद आपका प्रजापत्य है। तो ये क्या है आपके प्रशंसनीय विवाह है। ऐसा क्यों है देख लेते हैं। जैसे ब्रह्म विवाह में क्या होता है, इसमें कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता के द्वारा उसे योग्य वर खोजकर उससे क्या करते हैं, अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं, ठीक है। विवाह समान वर्ण में हो जाता है। दैव विवाह देखेंगे तो ये यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ यानी कि उस पंडित या पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता है, यानी कि ब्राह्मण को कन्या सौंप दी जाती है। आर्ष विवाह देखेंगे तो आर्ष विवाह कन्या के जो पिता होते हैं, फादर होते हैं, उनके द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक अथवा 2 गाय, 1 या 2 गाय बदले में अपनी कन्या का विवाह करना होता है इसमें। तो मतलब विवाह बिना लेन देन के इसमें होता है। यहाँ पर विवाह को पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी बैल देना होता है। प्रजापत्य विवाह की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि वह जो वर है वो स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करता है। ये विवाह क्या होता है, बिना लेन देन के होता है। आप कहते हैं गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह जो है वो निंदनीय विवाह कहलाए हैं। ऐसा क्यों है, देखिए असुर जो गंधर्व, पहले गंधर्व विवाह क्या है कि कन्या और पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर ये करते हैं विवाह, ठीक है। इसके बाद असुर विवाह देखेंगे तो कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय किया जाता है, मतलब कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता था। राक्षस विवाह देखिए नाम से कितना वो लग रहा है, राक्षस विवाह ये बलपूर्वक या कन्या को छीन कर उससे विवाह करना, अपहरण करके बेसिकली, ठीक है, किडनैप करके कहते हैं। पैशाच विवाह हम देखेंगे तो सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना, तो बलात्कार या विश्वासघात के द्वारा इसमें विवाह किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रशंसनीय विवाह, और इसको कहते हैं निंदनीय विवाह कहा जाता है। इन सबको क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें वैदिक काल में प्रयोग होने वाले किए जाने वाले शब्द हैं यहाँ पर, और ऋग्वैदिक काल की यहाँ पर कुछ नदियाँ दी गई हैं।
जैसे देखिए यहाँ पर वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे राजा को क्या कहते थे, गोप्ता कहते थे। ठीक है, ये सब शब्द यहाँ पर जो दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी सेगमेंट, कोई भी पार्ट उठा के आपसे पूछ सकते हैं। भाई हो सकता है यहाँ पर आपकी ये चीज़ें यहाँ पर स्वैप कर दी जाए, ऊपर का नीचे आपसे पूछ लिया जाए, नीचे के ऊपर पूछ लिया जाए, तो आपको इसकी तैयारी की होगी, तभी आप बेहतर बता पाएंगे। तो वैदिक काल में जो शब्द यूज़ होते थे एक्चुअल में कैसे कैसे शब्द क्या होते थे, जैसे गाय को अघन्या कहते थे, है ना, लांगन को हल कहा जाता था, सीता को खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियाँ या निशान कहा जाता था, तो याद रखिएगा। बढ़ई को तशन कहा जाता था, नाई को बाप्ती, मरुस्थल को धन्व कहा जाता था, अनाज को धान्य, तो ये तो कई बार सुना होगा, अनाज को धन धान्य ऐसे करके बोलते हैं ना। और वरा को जुते हुए खेत कहा जाता है, लेखाकार को अक्षवाप कहा जाता है, शिल्य को चारागाह, और वाज्रपति को चारागाह, प्रमुख कुलपति को परिवार का प्रधान कहा जाता था, और स्पष्ट को गुप्तचर कहा जाता था। तो ये सब क्या हो गए आपके वैदिक काल में प्रयोग होने वाले शब्द हैं ये आपके। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे पुरोहित को यहाँ पर छता प्रतिहारी कहा जाता था, यहाँ पर नहीं दिया, मैं वैसे ही बता दे रही हूँ। जैसे भागदूत को कर संग्रहकर्ता कहा जाता था, ग्रामीणी को गांव का मुखिया, सूत को राजा का सारथी कहा जाता था। ये सब आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इसमें फिर क्या कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल की जो नदियाँ हैं उनका यहाँ पर कुछ वर्णन किया गया है। जैसे आधुनिक नाम उनका, देखिए प्राचीन नाम यहाँ पर दिया गया है, ये आपका, ये उनके आधुनिक नाम दिए गए, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये उनके प्राचीन नाम है, ये उनके आधुनिक नाम। ऋग्वैदिक काल की नदियों की बात कर रही हूँ। जैसे अस्कनी, इसका जो प्राचीन नाम था उसको आज के समय पे हम क्या कहते हैं, चेनाब नदी कहते हैं। ये जो नदियाँ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, इसमें से कुछ भी थोड़ी बहुत भी कोशिश करिएगा कि मैप पे सर्च करिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। विपाशा प्राचीन नाम था, उसका वर्तमान नाम क्या है, व्यास है। परुषणी रावी का प्राचीन नाम था। झेलम जो आज हम जिसको जानते हैं झेलम के नाम से, उसका प्राचीन नाम क्या था, वितसा था। ठीक है, और इसके बाद काबुल जिसको हम जानते हैं आज के वर्तमान नाम से, उसका नाम पहले कुंभा था। इसके बाद कुर्मू कुर्रम है। गोमती का प्राचीन का आधुनिक नाम है गोमल। इसके बाद सदा नीरा का है गंडक, प्राचीन नाम गंडक किसका है, सदा नीरा का। शुद्धद्री का किसका नाम है, सतलज का। और दशादती का इसका है घग्गर, घग्गर नदी को पहले दशादती कहते थे। और सुवास्तु किसे कहते हैं, स्वात नदी को कहते हैं। ठीक है, ये नाम रट लीजिएगा क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपसे बहुत बार पूछे जाएंगे ये प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए कुछ वन लाइनर फैक्ट्स दिए गए हैं, इसका मतलब है इसको हम आगे भी पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे इसमें सबसे पहले आपको उत्तर वैदिक कालीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक लाइन में समझ लीजिए उत्तर वैदिक कालीन क्या है, क्योंकि आगे भी हम इसको कवर करेंगे, तो यहाँ पर इन शॉर्ट आपको समझना है। देखिए उत्तर वैदिक कालीन की जब बात आए ना, तो ये कहते हैं ये जो युग है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के दौरान ये काल देखा जाता है, उत्तर वैदिक काल। ये युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, अभ्युदय, उत्कर्ष, मतभेद तथा विभिन्नीकरण का एक युग है। इस काल में हमारे धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और स्पष्ट हो गई थी। इसमें उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से कौन से स्रोत माने जाते हैं, मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में कवर किया था अच्छे से। मॉड्यूल आपको जहाँ तक मुझे याद है 9 में मैंने आपको ये सब कवर किया है। जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक इसके प्रमुख क्या हैं, महत्वपूर्ण स्रोत हैं उत्तर वैदिक काल के। ठीक है, चलिए ये तो देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि गौतम और बौधायन ने भू राजस्व संबंधी विवरण से में उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक कालीन। ठीक है, इसमें देखते हैं कि वार्षिक ब्याज दर 15% की दर से वसूली जाता था। सर्वप्रथम व्हीलर ने विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया था। देखिए यहाँ पर अब ये एकदम एक्यूरेट लाइन पढ़ने का क्या मतलब है, इसको समझिए। यहाँ पर भू राजस्व संबंधी विवरण दिया है कि वार्षिक ब्याज दर पहले 15% की दर से वसूला जाता था, 15%। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। हो सकता है आपसे यही स्टेटमेंट यहाँ पर चेंज करके पूछ लें, या तो यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं, आपसे यहाँ पर इस स्टेटमेंट को चेंज करके कुछ पूछ सकते हैं। और देखेंगे आपने कई बार सुना होगा कि हड़प्पा संस्कृति का जो है वो सभ्यता नष्ट हो गई थी, कि भाई कोई प्रलय आ गया था, कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। अभी तक इसके कोई स्पष्ट हमें जो है साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसके बारे में स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन माना जाता है कि व्हीलर ने बताया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था हड़प्पा संस्कृति को नष्ट करने के लिए। तो हो सकता है यहाँ पर आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि भाई ये पूर्वोत्तर से आर्यों ने आक्रमण किया था और इस वजह से आपकी हड़प्पा संस्कृति नष्ट हो गई थी।
तो ये जो छोटी छोटी जो लाइनें हैं इसको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ से ही आप देखेंगे कि यहाँ से आपके स्टेटमेंट चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, छोटी छोटी चीज़ों का। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, तो कहते हैं कि मैक्स मूलर का मानना है कि ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था, लेकिन ईरान में हुआ था। तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। मत्स्य और वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने सर्वाधिक पुरातन पुराण कहा है। किसको? मत्स्य और वायु पुराण को। तो याद रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर सामवेद की बात कर रहे हैं, तो हमने सामवेद, यथर्वेद, ऋग्वेद और ये सब पढ़ा था, सारे वेद कवर किए थे। तो उसमें सामवेद को फिर से एक बार हम थोड़ी सी झलक देख लेते हैं, ताकि रिवीजन हो जाएगा साथ में आपका। देखिए ये जो सामवेद है ना, आपने देखा था जब हमने कहते वेदों की 4 संख्या देखी थी, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को देखा था अपने मॉड्यूल 9 में। मैं बार बार मॉड्यूल 9 मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया है। यहाँ पर समझना है कि सामवेद क्या होता है, फिर से रिवीजन हो जाएगा। इसकी 3 शाखाएँ हैं, लेकिन उससे पहले हमें सामवेद को समझना है कि साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। और इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये लाइन मैंने आपको अधिकतर आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में पढ़ाई है। देखेंगे 7 स्वर कौन कौन से होते हैं जिनकी उत्पत्ति इससे होती है? सा रे गा मा पा धा नी। ये जो 7 स्वर है, इनकी उत्पत्ति इसी से होती है। सामवेद में आपको कुल 1875 ऋचाएँ मिलेंगी, और सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं, और इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र पाए जाते हैं। सामवेद के कुछ उपनिषद हैं, जैसे कि छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद हैं। ठीक है, इस सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी है, जैसे पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, और इसमें मुख्यतः आप देखेंगे 99 मंत्र शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। मूल रूप से 99 मंत्र सामवेद के हैं, और बाकी के जो हैं वो ऋग्वेद से लिए। ये तो हो गई मोटी मोटी सामवेद के बारे में आपको समझाने के लिए बात। अब कह रहे हैं कि सामवेद में कुछ संहिताएं होती हैं। वो संहिताएं किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, इसमें स्वैप हो सकते हैं आपके स्टेटमेंट। जैसे कौथुम को कह सकते हैं महाराष्ट्र से संबंधित, राणाईड़ी को कह सकते हैं कि ये भाई कर्नाटक से संबंधित। तो ध्यान रखना है आपको एग्जैक्टली जो कौथुम संहिता है वो आपकी गुजरात से संबंधित है। ट्रिक बनाइए इसका याद करने के लिए। ठीक है, देखिए राणाईड़ी जो संहिता है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, और जैमिनी संहिता आपकी कर्नाटक से संबंधित है। और कहते हैं कि सामवेद में जो कौथुम संहिता है ना, इसको आगे डिटेल में दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं कि मैम ये नहीं बताया, आगे दिया है। कौथुम संहिता सबसे अधिक प्रचलित मानी जाती है। तो सामवेद में 3 शाखाएं कौन सी हैं? कौथुम संहिता, राणायणी संहिता और जैमिनी संहिता। और ये कहाँ किससे क्या संबंधित है, यहाँ पर स्टेट वाइज इसका दिया गया है। इसमें कौथुम संहिता बहुत पुरानी है। ठीक है, आपने 16 संस्कारों के बारे में बहुत बार सुना होगा। भारतीय अपने इतिहास में 16 संस्कार सुने होंगे ना। देखिए अब जैसे 16 संस्कार कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीय में 16 संस्कार, प्रथम संस्कार गर्भाधान है। इसके बाद देखिए कई सारे, मैं 1-2 नाम ले लेती हूँ। जैसे इसके बाद आप देखेंगे गर्भाधान है, फिर दूसरा है पुंसवन है, फिर सीमांतोनयन है। इसके बाद आप देखेंगे कि जात कर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्न प्राशन है, चूड़ा कर्म है, उपनयन है, वेदारंभ है, विवाह है। ठीक है, समावर्तन है, केशांत है, गोदान है। ये कई सारे हैं जिसमें 16 संस्कारों में पहला कौन सा था? गर्भाधान है। इसके बाद क्रमशः यहाँ पर देखिए यही सब चीज़ें दी गई हैं। राजत्व की देवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ना, ध्यान रखिएगा। राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले कहाँ मिलता है? उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। किसमें किया गया? ऐतरेय ब्राह्मण में। आप देखेंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें स्पेसिफिक 2-3 चीज़ें कि ऐतरेय ब्राह्मण की बात जब आए तो देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आती दिखती है, और स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के वर्णन का भी, कर्तव्यों का वर्णन भी मिलता है। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। इसके बाद कह रहे हैं ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया कि राजत्व की देवी उत्पत्ति, मतलब राजा को भगवान का दूत माना जाता था कि पृथ्वी पे राजा को इसलिए भेजा गया क्योंकि वो भगवान का दूत है एक तरीके से। ठीक है, अब देखिए द आर्कटिक होम, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। द आर्कटिक होम इन द वेदास जो नामक पुस्तक है उसकी रचना बाल गंगाधर तिलक ने की है। किसने की है? द आर्कटिक होम इन वेदास की जो पुस्तक है उसकी रचना बाल गंगाधर तिलक ने की है। यहाँ पर मैं इसको 5 स्टार लिख देती हूँ, उसको याद कर लेना है आपको। उपनिषदों की बात की जा रही है तो कहते हैं उपनिषदों की जो थीम होती है वो क्या होती है? सत्य की खोज करना। ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे परिवार की संपत्ति पर
पिता का एक अधिकार होता था, यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भाई ये पितृसत्तात्मक इसको कहा जा सकता है कि पिता का जो है वो अधिकार होता था। और ऋग्वैदिक काल की बात यहाँ आई है तो ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझ लीजिए, जो पहले 9 मॉड्यूल में कवर किया हुआ है कि ऋग्वैदिक जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसके कालखंड की बात की जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का ये आपका ऋग्वैदिक काल है। ये ऐसा वेद है जो ऋचाओं से बद्ध है। इसमें देखेंगे 10 मंडल हैं जिसको हमने पूरा कवर किया था। और वेद के इसमें देखेंगे इस वेद में के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। तो अलग अलग जो पुरोहित होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और क्या है, कौशिकी अथवा शंखायन है। ऐत्रेय के बारे में जैसे अभी मैं बता रही थी आपको। और ध्यान रखिएगा जो आपका ऋग्वेद है ना, वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। ऑलरेडी मैंने वहाँ पर बता रखा है। इसके बौधायन सूत्र के अनुसार कहते हैं कि राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, क्योंकि भाई उसको क्या यहाँ पर कहते हैं देवता का दूत के बदले में भेजा गया है, जिसके बदले राजा को प्रजा की उपज का 6ठा भाग प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि राजा उस जो धन प्राप्त करता है, जो कह सकते हैं जो प्राप्त करता है धन या लेता है, उससे क्या करता है, राजा प्रजा की रक्षा करता है। इसके लिए वो रेवेन्यू एक तरीके से इकट्ठा करता है। पूर्व वैदिक काल की अगर बात की जाए तो इसमें देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में विदित सबसे प्राचीन संस्था है। तो ये विदित क्या है? देखिए जैसे विदित है ना, ये क्या था, ये कि ये आर्यों की एक प्राचीनतम संस्था थी। ठीक है, कह रहे हैं ना सबसे प्राचीनतम संस्था है। तो आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी जो सैनिक और असैनिक कार्यों से जुड़ी थी। इसी से सभा समिति का विकास हुआ था। तो विदित भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये अपने आप में 2-3 स्टेटमेंट बना सकता है यहाँ पर। ठीक है, इस संस्था ने क्या किया, समाज में संसाधनों का वितरण का उल्लेख और जनसभा, इसे जनसभा भी कहा जाता है। ठीक है, जनसभा भी इसको कहा जाता था। देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं अवतारवाद की बात कर रहे हैं। देखिए अवतारवाद का चर्चा का सबसे पहले उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। किसका? अवतारवाद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ? भगवत गीता में। याद रखिएगा, इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ। नारायण, नरसिंह और वामन दैवनी अवतार माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण, देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण अभी हमने देखा था, किसका? ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण की बात की गई थी। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहे हैं कि शतपथ ब्राह्मण की यहाँ पर एक मेंशन किया गया। तो शतपथ ब्राह्मण क्या था एक्चुअली देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदेशी कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्री और काष्ठ, कृष्णी और स्त्रियों के पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया था। शतपथ ब्राह्मण के अंदर मेंशन किया गया है। और सभा में प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया था। ठीक है, तो पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के ही समान था और समाज जो था पितृसत्तात्मक था इस दौरान में, जब उत्तर वैदिक काल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देखने के बाद आपको समझना है। कह रहे हैं कि शतपथ ब्राह्मण में जो जल प्लावन की कथा का वर्णन, तो शतपथ ब्राह्मण में किस कथा का वर्णन किया गया है? तो आपकी जल प्लावन कथा का वर्णन किया गया है। सीधे सीधे इसको याद कर लेना है। ठीक है, इतिहास पुराण में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त पंचम वेद, ध्यान रखिएगा, पंचम वेद छंदों के उपनिषद को माना गया है। देखिए अब ट्विस्ट कहाँ आएगा। हमने हमेशा क्या पढ़ा है भाई, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब अचानक से आपके सामने पूछ दिया जाएगा कि ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि आप बताइए कि क्या हमारे कितने वेद हैं, ये वेदों के नाम है। क्या हमारे वेद में एक 5वां वेद भी जिसका नाम छंदों के उपनिषद है? तो जिसने नहीं पढ़ा होगा, ये मॉड्यूल नहीं देखा होगा, तो वहाँ पर उससे गलती हो सकती है। तो हमें गलतियाँ कम से कम करनी है एग्जाम में, इसीलिए हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। राइट, तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि ऋग्वेद, यहाँ पर इतिहास पुराण में 5 वेदों की बात की गई है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इसके अतिरिक्त 5वां वेद कौन सा हो जाएगा आपका? वेद कौन सा हो जाएगा? छंदों के उपनिषद हो जाएगा। रट लेना है इसको। ठीक है, यजुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में, देखिए यहाँ पर यजुर्वेद की संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा यजुर्वेद के बारे में बता देती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा जिन्होंने मॉड्यूल्स देख चुके हैं ऑलरेडी पहले। देखिए यजुर्वेद क्या कहते हैं कि इसमें यज्ञों के नियम और विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, यही कारण है इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है यजुर्वेद को। यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में क्या होता है, केवल पद्य में है ये। ठीक है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में पाए जाते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धवर्यु कहते हैं। ठीक है,
और यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं मॉड्यूल 9 में अच्छे से पढ़ाया है। कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है, यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। तो आप देखेंगे यजुर्वेद का जो बेसिकली जो थीम है वो आध्यात्मिक चिंतन से है। और यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। ठीक है, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण इसके हैं। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण कौन से थे, ऐत्रेय और कौशिकी आपके ब्राह्मण थे। और यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं। आप कह रहे हैं इस यजुर्वेद की संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का वर्णन है, जिन्हें रत्नी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार की स्त्रियों का उल्लेख मिला, यह भी मैंने आपको बताया था, जैसे गार्गी, गंधर्व, ग्रहीता, मैत्री, वेदवती, काशकृष्णी। ठीक है, इसमें वैदिक काल में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है, पुरोहित, यानी कि वो पंडित वहाँ का होता है। ठीक है, बौधायन धर्म सूत्र में प्रयोग प्रथा को अनुचित बताया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 12 स्त्रियों का वर्णन आपको शतपथ ब्राह्मण, जो कि किससे संबंधित है, आपके यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ऋग्वेद के अनुसार सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं की युद्ध विश्वामित्र का नेतृत्व लड़ा गया। ये 10 राजाओं का युद्ध आप क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, किस नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपकी तैयारी होती रहेगी। विश्वामित्र भारत के नृपति थे, जो कौशिक के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, वैशाली के शासक आप देखेंगे जो थे, वैशाली के जो शासक थे वो चेटक के विरुद्ध आप देखेंगे अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वस्कार ने बुद्ध से वैशाली में भेंट की थी। बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। देखेंगे सबसे ज़्यादा स्तूपों की जब बात आएगी ना आपके प्राचीन काल में इतिहास में, तो देखेंगे अशोक जो ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्तूपों का निर्माण कराया था। अब देखिए यहाँ पर स्तूप आया है, मैंने आपके आर्ट एंड कल्चर में चीज़ें शायद क्लियर की हैं, वहाँ पर नहीं की हैं तो यहाँ कर देती है। स्तूप और बिहार का शब्द जैसा आप बहुत पढ़ेंगे, तो देखिए स्तूप क्या होता है, एक्चुअली स्तूप होता है जैसे एक पूजा स्थल, पूजा गृह कह सकते हैं। ठीक है, स्तूप में हमें देखते हैं, फिर इसके उस स्तूप में बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसको जिस तरह से उसका निर्माण किया जाता है, तो कैसे कैसे उसके हर पार्ट का एक मीनिंग होता है। ठीक है, तो वो जब डिटेल में आएंगे तो उसको मैं अच्छे से पढ़ा दूंगी। बिहार क्या होता है, भिक्षुओं के रहने योग्य स्थान होता है। ठीक है, तो स्तूप और बिहार में यहाँ पर डिफरेंस समझ लिया आपने। कहते हैं कि इलाहाबाद, यहाँ पर देखिए एक फैक्ट है कि इलाहाबाद का सिंगरौर नामक जो स्थान है, प्राचीन काल में उसे क्या कहते थे, श्रृंगवेरपुर के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा इलाहाबाद का जो सिंगरौर नामक प्राचीन काल में जो इसका नाम था वो था श्रृंगवेरपुर। तो ये आपसे सीधे पूछा जा सकता है। श्रृंगवेरपुर से भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री भोजपत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा श्रृंगवेरपुर जो कि आपका इलाहाबाद की बात करें, जो सिंगरौर का दूसरा नाम प्राचीन नाम था, और वहाँ से आपके बहुत ही प्रचलित जो लेखन सामग्री थी भोजपत्र, क्योंकि लेखन सामग्री के साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए भोजपत्र की जो बात कर रहा है वो साक्ष्य प्राप्त हुए आपके श्रृंगवेरपुर से। तो याद रखिएगा। इसके बाद कहते हैं कि राजसूय, अश्वमेघ, वाजपेयी नामक यज्ञों का राजस्व से सीधा संबंध था। तो राजस्व से सीधा संबंध किन किन यज्ञों का था, वो यज्ञ याद रखिएगा, हो सकता है और भी यज्ञ इसमें जोड़ दिए जाए। तो वो यज्ञ कौन कौन से जिनका संबंध राजस्व से संबंधित है, राजसूय, अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, प्रस्थानत्री के अंतर्गत भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का उल्लेख मिलता है। किसमें, प्रस्थानत्री के अंतर्गत भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र का उल्लेख मिलता है। और वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल गेहूं और चावल थी। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। यहाँ पर जैसे मैं जो चीज़ येलो से हाईलाइट कर रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट सब है, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए एक ही आपको 2-3 लाइन में ही 2-3 प्रश्न मिल गए हैं, तो इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना होता है। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जैसे हमने बताया था ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, उसमें 10 मंडल हैं। तो कहते हैं कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना, उसमें बेसिकली क्या है आपका कि इस मंडल में ऋषियों को महासूक्त या क्षुद्र सूक्त कहा जाता है। ये देखिए मैं अलग से यहाँ पर बता रही हूँ जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। और कहते हैं श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, शची आदि इसमें मंत्र इसमें है। पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, इसको क्या कहते हैं दैतुकर सूक्त, यानी कि जुआरी का विषाद सूक्त की बात करें, जुआरी की पत्नी का विलाप इसमें दिया गया है। हिरण्य गर्भ सूक्त इसमें दिया गया है, वाक सूक्त दिया गया है, सूर्य सूक्त इसी मंडल के भाग हैं आपके। ठीक है, तो पुरुष सूक्त में यहाँ पर जो पुरुष सूक्त की बात कर रही थी मैं, उसमें चातुर्वर्ण व्यवस्था का या 4 वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर सबसे पहले उल्लेख देखने को मिला। इसमें विराट पुरुष के मुख से,
ठीक है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, ठीक है, विराट पुरुष के मुख से, ब्राह्मण भुज से, ठीक है, और राजगण्य देखेंगे जांघा से, और वैश्य पैर से, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको और सही से कर देती हूँ ताकि और समझ आ सके। आइए इसको फिर से समझते हैं, थोड़ा स्पष्ट हो जाए ताकि, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऐसे अलग अलग हाईलाइट कर दिया, जैसे कहते हैं कि जिसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण को इंडिकेट किया गया था, इसमें 4 वर्णों का वर्णन किया गया। तो जो शरीर के अलग अलग अंगों के साथ स्टेप वाइज उन्होंने यहाँ पर उसके वर्णों का वर्णन किया है। किस प्रकार से, देखिए, मुख से ब्राह्मण, भुजा से राजन्य, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्रों की उत्पत्ति बताई है। तो 10वें मंडल में आपको चातुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शूद्रों को पैर से की उत्पत्ति के बारे में बताया। तो किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं, कितनी कैसे शब्दों का मैं इस्तेमाल करूँ यहाँ पर, मुझे नहीं समझ आता कि पैरों से शूद्र की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। तो अपने आप में ये बड़ा ही क्रूर व्यवस्था को हम कह सकते हैं दर्शाया गया है। और इसके बाद यास्क के निरुक्त शास्त्र में ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 33 बताई गई। तो ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 33 किसमें, यास्क के निरुक्त शास्त्र में, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। गविष्टि मतलब आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में यहाँ पर कहते हैं कि आर्यों के जीवन में गौ पशु का भी बहुत महत्व रहता था, और जीवन से जुड़ी जो शब्दावली है उसमें गौ से संबंधित थी। तो गाय को यहाँ पर गौ कह के बुलाया गया, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे गाय यानी कि अघन्या, हमने ऊपर पढ़ा था। इसमें जो गविष्टि की बात करें एक्चुअल में युद्ध है, ठीक है। तो युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, गविष्टि का। ऊपर देखिए हमने शायद इसको कवर किया, यहाँ पर आपको युद्ध के लिए नहीं दिया गया, तो इसमें देख लीजिए जैसे युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसमें और सारे शब्द दिए गए, गविष्टि नहीं है। चलिए कोई नहीं, हर चीज़ एक जगह पे नहीं मिलेगी, हम इसको आगे कवर कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कौस, जो हिंदू मान्यताओं और पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अनुसार प्राचीन काल में एक उल्लेखित ऋषि थे जो भागीरथी की बेटी कलम के पति थे। तो कौस ने वेदों की महिमा का वर्णन किया। तो वेदों की महिमा का वर्णन किसने किया, कौसों ने किया है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। कौसों ने ऋग्वेद की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया है, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे, देखिए अब इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि मेरु ब्राह्मणिकी का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है, और शल्क सूत्र नामक ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। तो इन सबको मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद कर लें कि शल्क सूत्र जो नामक ग्रंथ है वो भारतीय गणित का प्राचीनतम यहाँ पर साक्ष्य माना जाता है। किसकी है ना, ऋग्वेद की बात की जा रही है। इसके बाद क्या, ऋग्वेद में मित्र और वरुण देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों में निवास करते थे। वरुण को ऋतस्य गोआ कहा गया है, वरुण को ऋतस्य गोआ कहा गया है। और यहाँ देखेंगे मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। हालांकि हम आगे कवर करेंगे महायान हीनयान, लेकिन आपको यहाँ पर समझते चलना है कि महायान और हीनयान में डिफरेंस क्या होता है वन लाइन में, ठीक है। देखिए महायान में क्या होता है कि इसमें महात्मा बुद्ध को जो है वो देवता माना जाता है, और आप देखेंगे कि इसमें महात्मा बुद्ध को देवता माना जाता है। कि हीनयान में इसमें महात्मा बुद्ध को एक पुरुष के रूप में माना जाता है। और आप देखेंगे कि जो आपकी मूर्ति पूजा है ना वो आपकी किस में होती है, देखिए मूर्ति पूजा का जो प्रचलन, तो देखिए आपका जो मूर्ति पूजा है ना वो महायान में होता है, यानी कि बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। और कहते हैं इसमें परोपकार और परसेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य, जो महायान का उद्देश्य है वो सबका समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। और देखिए, और जबकि हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता, इसीलिए उसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में माना जाता है, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पर कि वेदों की जो ध्वनि उच्चारण, वेदों की जो को ध्वनि उच्चारण कहा जाता है, भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है अपौरुषेय, मतलब कहते हैं कि इसे किसी पुरुष के द्वारा नहीं वेदों को गढ़ा गया है, बल्कि देवताओं के द्वारा इसको कहा गया है। तो इसे श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सुना जाता है, इसे श्रुति भी कहा जाता है। और पुरुष मेघ यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोगों का विधान था, जबकि वाजपेयी यज्ञ में 21 और अश्वमेघ यज्ञ में 16 यूपों का विधान था। याद रखना है ये, ठीक है। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि जो आपके पुष्यून देवता मार्ग है, चारवाहों पशुओं के देवता थे, उनका रथ बकरे खींचते थे। और वैदिक कालीन पर्वत जो थे मूजवंत सोम देवता का निवास स्थान माना जाता है। तो इनका जो किसका, सोम देवता का इनका निवास स्थान माना जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और उनकी एक चोटी थी, उनकी एक चोटी का नाम मुजवंत था, जिसमें उनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि कहते हैं कि
ऋग्वेद के में इसी काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुछ नदी थी वो सिंधु को बताया जाता है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी इसमें सरस्वती को माना जाता है। एक्स्ट्रा सी इन्फॉर्मेशन है जिसमें देवी मता, माते तमा और नदी तमा भी इसको कहा गया है, हमने आगे पढ़ा था। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जबकि यमुना नदी का 3 बार आपको उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन्य की बात की गई है। अब यहाँ जैसे यजुर्वेद देखा, वो सारे वेद देखे, इसके बाद हम यहाँ पर अथर्ववेद को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आपसे यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं चारों वेदों से, हालांकि हमने पढ़ा है। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। अथर्ववेद जो है उसको अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है और इसकी जो रचना है वो अंगिरस ऋषि के द्वारा सभी ग्रंथों के बाद की गई थी। इसमें ज़्यादातर आपको 731 सूक्त, 20 अध्याय और लगभग 6000 मंत्र देखने को मिलते हैं। बात की जाए तो अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपद है, ध्यान रखिएगा। और अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधीय प्रयोग और रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि विषयों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। और इन सभी चारों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, ध्यान रखना है। और जो इसमें मुंडक उपनिषद है उसी से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है ना, सत्यमेव जयते, लिया गया है। आगे इसको हम देखने वाले हैं। देखिए, कहते हैं अथर्ववेद में शतपथ ब्राह्मण की बात कर रहे हैं यहाँ पर आगे। इसमें सबसे पहले हल और कृषि को जन्म दिया गया था। शतपथ ब्राह्मण जो कि हमने यजुर्वेद में देखा था, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी कि नर्मदा नदी और सदा नीरा नदियों का उल्लेख मिलता है। तो किसमें इन 2 नदियों का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी, सदा नीरा नदी का। मुंडक उपनिषद में आप देखेंगे कि यज्ञ की तुलना में फूटी नाव से की गई है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक सम्राट कहे जाते थे और शुल्ब सूत्र में यज्ञ विधियों का निर्माण का वर्णन मिलता है। शौत सूत्र में यज्ञ विधि विधानों का विस्तार मिलता है। तो यज्ञ विधि विधानों का विस्तार आपको शौत सूत्र में मिलता है। देखिए, यहाँ पर एक एक लाइन को मैं इसलिए डिक्टेट कर रही हूँ क्योंकि डिक्टेट करना ज़रूरी है, क्योंकि हर लाइन में आपको, हर शब्द में कुछ ना कुछ नया फैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके लिए इस तरह से ये मॉड्यूल्स बनाए गए हैं ताकि हर लाइन में एक फैक्ट हो, जिससे आपका एग्जाम में अगर ऐसा कोई आता है चीज़ तो आपको याद रहे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शूल गव्य यज्ञ है वो रुद्र के लिए किया जाता था। यह वराह और नरसिंह अवतारों को प्राचीन काल के साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णन किया गया है। वराह और नरसिंह के अवतारों को ऋग्वैदिक आर्य हड़प्पा कालीन संस्कृति के ही लोग थे, हमने इसको देखा था। ये सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? बीवी लाल ने। और ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः अग्नि देवता के लिए है। जब हमने 10 मंडल कवर किए थे तो उसमें देखा था। बृहदारण्यक उपनिषद में अजात शत्रु को काशी का राजा कहा गया। ये भी हमने बृहदारण्यक जो था उसको कवर किया था, किसमें? यजुर्वेद के उपनिषदों में। कहते हैं कि इसे अरण्यक या उपनिषद दोनों कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद या वाजसनेयी ब्राह्मणों उपनिषद कहा जाता है और इस उपनिषद के प्रवक्ता याज्ञवल्क्य है। और याज्ञवल्क्य वाचन वनवी गार्गी संवाद और याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद का इसमें उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत। ठीक है, इसमें गंगा यमुना नदियों का उल्लेख मिला है, जो सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिला, हमने पढ़ा है। उत्तर वैदिक काल में राजा को संदेश देने वाला पालागल कहा गया है। तो पालागल किसे कहा जाता है? राजा को संदेश देने वाला पालागल कहा जाता है उत्तर वैदिक काल में। इसको देखेंगे अभी हम। अभी देखिए, पीछे मैंने पूछा था ना 10 राजाओं के युद्ध को क्या कहा जाता है? दशराग युग कहा जाता। पूछा था आपसे कि किस नदी के किनारे लड़ा गया था ये, किस नदी के तट पर? तो आधुनिक रावी नदी यानी कि परुषणी नदी। ऊपर हमने देखा था ना नदियों के नाम यहाँ पर देखे थे, तो परुषणी नदी जो थी, आपकी प्राचीन नाम जो परुषणी नदी का था, इसमें देखिए दिया गया है वो रावी नदी है वर्तमान। तो किस नदी के तट पर लड़ा गया ये युद्ध है? रावी नदी के तट पर। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए, वैदिक काल में गाय को अघन्य यानी कि ना मारने जाने योग्य उसे माना जाता था, हमने ऊपर पढ़ा था इसको। इसके बाद हम यहाँ कह रहे हैं आर्य शब्द का भाषा का जो सूचक है वो सबसे पहले, इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। यानी कि क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? कि एक उत्तम व्यक्ति। तो ताम्र निधियाँ आर्यों का कर्तव्य है, ये कथन किसने कहा था? एच गोल्डन का है। तो ध्यान रखिएगा, एच गोल्डन ने क्या कहा था? ताम्र निधियाँ आर्यों का कर्तव्य है। ऋग्वेद में आपको लोहे का उल्लेख नहीं मिलता, हम पहले देखा है हमने। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख आपको मिलता है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं, कौन कौन सी? कुर्मू, कुवा, गोमती, सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। इसके वर्तमान नाम हमने ऊपर देख लिए हैं।
ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। और ये 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सरस्वती, विपाशा, परुषणी, वितस्ता, सिंधु, श्रुतित्री, अस्कनी। ठीक है, ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिला है और गंगा नदी का 1 बार, हमने अभी पढ़ाया ऊपर। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिला है, जबकि ऋग्वेद आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, जिसे मार्ततमा, देवी माता और नदीतमा भी कहा गया, हमने देखा है अभी ऊपर। ठीक है, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता था। वैदिक साहित्य में वेद सबसे प्राचीन है। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था और ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद यजुर्वेद में जो पुरोहित होते थे उनको अध्वर्यु कहा जाता था। सामवेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले को पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता। अथर्ववेद में क्या कहा जाता था? अथर्ववेद में क्या बोला गया है उसको, इसमें देखिए दिया गया, अथर्ववेद में पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में देखिए मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है, हमने अथर्ववेद को पढ़ा है अभी। इसमें सवा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, हमने देखा था ना कि जो आपका कठोपनिषद है वो आपका इसमें यम नचिकेता का संवाद है, ये यजुर्वेद के उपनिषद से संबंधित है। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, जो अभी मैंने पढ़ा है। मुंडोक उपनिषद से आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण कौन सा है? गोपत ब्राह्मण है, जबकि बाकी में आपने देखा ऋग्वेद में आपके 2 ब्राह्मण थे, ऐत्रेय और कौशिकी था। यजुर्वेद में आपके 2 ब्राह्मण थे, शतपर और तैत्रीय था। सामवेद में आपके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ थे? पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण। जबकि अथर्ववेद में आपका सिर्फ एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपत ब्राह्मण, इसका कोई अरण्यक नहीं है, जबकि बाकी में हमने अरण्यक पढ़ा है। ठीक है, उपनिषद दर्शन पर आधारित कुछ पुस्तकें इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। ठीक है, और पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना किसने की है? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। तो इसको हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ 1 लाइनर फैक्ट फिर से रिवीजन के लिए आपको दिया जा रहा है, ताकि फिर से आप इसको एक चीज़ को रिवाइज कर सकें। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो ऋग्वेद की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल को माना जाता है। इसमें हम इस चीज़ को और डिटेल में देखते हैं। इसमें नीचे क्या दिया गया है? ठीक है, इसमें देखते हैं कि जैसे जो सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता है मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था और कृषि उनके लिए यहाँ पर गौण हुआ करती थी। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं हमें। ठीक है, आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति थी ना, वो पितृसत्तात्मक थी। तो उसका समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। और इसमें वर्ण व्यवस्था के चिन्ह भी दिए गए हैं। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया, अभी हमने ऊपर पढ़ा है इसको। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से जो है जन्मा है, उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पर गोत्र शब्द की बात अगर मैं करूँ तो देखेंगे कि जो गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख आपको ऋग्वेद से मिलता है। तो गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख आपको कहाँ से मिलता है? ध्यान रखिएगा, आपको ऋग्वेद से मिलता है। और गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? गोष्ठ होता है। ऋग्वेद में वर्णित यव शब्द का प्रयोग अनाज और जौ के लिए किया जाता है। तो ये हर लाइन में अपने आप में कुछ फैक्ट्स हैं, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, अभी हमने देखा था। और देखेंगे कृषि और पशुपालन के आर्थिक जीवन का मूल आधार हुआ करता है। ऋग्वेद में मात्र 24 मंत्रों को ही कृषि में उल्लेख मिलता है, कृषि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद से पता चलता है सिंध और गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्र के लिए काफ़ी विख्यात थे। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद काफ़ी प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसे सबसे पहले बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं हमें वैदिक साहित्य में ऋग्वेद से। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूत्र इंद्र को समर्पित हैं, हमने पहले भी देखा था। इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को, यहाँ पर पहले इंद्र को, फिर दूसरा अग्नि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना गया है, और वरुण को तीसरा। तो पहला इंद्र को, ठीक है, दूसरा इसमें किसको? अग्नि को, दूसरा देवता इसमें अग्नि को माना गया है, तीसरा देवता इसमें किसको माना गया है? वरुण को माना गया है। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता इसमें वरुण को माना जाता है। तो ऋग्वेद के ये 3 देवताओं को हमें अच्छे से याद कर लेना, ये अपने आप में स्टेटमेंट बन सकते हैं। क्लियर हो गया है? चलिए अब हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है हमारा? उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, अभी उत्तर वैदिक सभ्यता क्या होती है इसको देख लेते हैं। उत्तर वैदिक सभ्यता, पहले हम थोड़ा सा इसको डिटेल में यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है उसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक प्रमुख है।
देखा गया है कि उत्तर वैदिक जो है वो ये युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास के लिए इस युग का निर्माण हुआ, मतलब जन्म हुआ कहते हैं। इस काल में हमारे धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत विश्वास आदि प्रधान रूपरेखा निश्चित सुस्पष्ट हो जाए। सामान्यतः इसमें अब लौ प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है और इसके पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृतभांड यानी कि प्रिंटेड ग्रेवेयर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है और इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक देखने को मिलता है। ठीक है, इस वैदिक काल में देखेंगे काशी, इसके बाद आप देखते हैं इसमें काशी, कुरु, ठीक है, माधव, इसके बाद मगध, यहाँ पर आदि प्रमुख इसके राज्य, मगध इसके प्रमुख क्या है, राज्य हुआ करते थे। और इसमें सदा नीरा गंडक के पूर्व की ओर से इसका प्रसार, आर्यों के सदा नीरा गंडक के पूर्व की ओर का प्रसार का वर्णन भी इसमें मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले राजा की उत्पत्ति का भी सिद्धांत मिलता है। इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक रेवा, नर्मदी, सदा नीरा नदियों का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिककुद, क्रौंच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख मिलता है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। ठीक है, इसमें एक राट को सर्वोच्च शासक कहा जाता था और सभा में ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। और अर्थवेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता भी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में 12 स्त्रियों के बारे में भी पढ़ा था हमने। ठीक है, राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता है, ये भी हमें शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। छांदोग्य उपनिषद में देखेंगे केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जिसमें चारों, जबकि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, जवालो उपनिषद में आपको चारों जो है आपके आश्रम है उसके बारे में पता चलता है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में आपको सिर्फ 3 आश्रम, वो कौन कौन से, ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 वर्ष तक रहता है, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की आयु तक का, वानप्रस्थ आश्रम आपका 50 से 75 वर्ष, फिर आपका जो चौथा आश्रम है वो है संन्यास आश्रम जो 75 से 100 वर्ष की आयु तक रहता है। ठीक है, अब कहते हैं कि वैदिक काल में जो जीवों का उपार्जन था उसके लिए वेद वेदांग, जो जीवन यापन करने के लिए क्या किया जाता था, वेद वेदांग इत्यादि यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। और इस समय में यहाँ पर 4 वर्ण की भी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ब्राह्मण के लिए यहाँ पर एही यानी कि आइए, क्षत्रिय के लिए आ गई यानी कि आओ, वैश्य के लिए आत्रव यानी कि जल्दी आओ, और शूद्र के लिए आधाव यानी कि दौड़ कर आओ, जैसे शब्दों का प्रयोग होता था। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन्हें तीनों को द्विज कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। और इसमें देखेंगे कि देखो वैदिक काल की जब बात की जाएगी तो उसमें इसका काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे बताते हैं कि शतपथ ब्राह्मण कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख मिलता है और इसमें जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई ये सब आपको उल्लेख मिलता है। और लोहे का प्रचुर मात्रा में यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण आयस भी कहा जाता था, ये हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि आर्थिक स्थिति में अगर हम देखें तो इसमें इस काल में लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में क्रांति के लिए लाया गया था। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम आयस, कृष्ण आयस शब्द का प्रयोग हुआ है। और कहते हैं कि अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि के से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि के विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार वाणिज्य में विस्तार, परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि भी हुई थी। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म, ध्यान रखिएगा, पुनर्जन्म का सबसे पहले किस ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कार है जिसको हमने ऊपर देखा था, और 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है जिसको भी हमने सबसे पहले ही स्टार्टिंग में देख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ दी गई। देखिए महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म, ठीक है, कहते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध थे। और बुद्ध का अर्थ क्या है, प्रकाशमान अथवा जागृत होता है। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराजा थे और बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखी हुई हैं, आप देखते जाइए, मैं इसको आपको डिटेलिंग में अच्छे से समझाती जाती हूँ। बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी माता जो थी वो महामाया थी। इनकी माता महामाया देवी थी, कोलकीय गणराज की राजकुमारी हुआ करती थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो थी ना, वो थी प्रजापति गौतमी,
ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये सब हम सब जानते हैं। इसके बाद इनकी यहाँ पर दिया गया है कि जैसे इनके पुत्र का नाम दिया गया राहुल था, पत्नी का नाम इनकी यशोधरा था, जो कपलानी यानी कि शाक के कुल की पुत्री हुआ करती थी, और इनका पालन पोषण की प्रजापति मौतमी मासी ने किया था। ठीक है, सौतेली माँ या फिर हम कहते हैं, माना जाता है कि इनकी मौसी ने भी किया था। और देखेंगे कि इनकी उपाधियों की बात की तो शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज हो गया, महावैद्य, वैद्यराज। ठीक है, इसके बाद गुप्त युगीन मनुकुंवर अभिलेख में इन्हें सम्यक संबुद्धा और स्वमत विरुद्धा का भी कहा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इनको किस युग में क्या क्या चीज़ें इनको कहकर बुलाई गई हैं। त्रिछत्रधारी लोकनाथ शास्ता कहा गया है, शाक्य वंश में इन्हें महात्मा कहा गया है। तो अलग अलग वंशों, अलग अलग युग में अलग अलग नामों से इन्हें संबोधित किया गया है। ठीक है, अब इनके गुरु देखेंगे तो कहते हैं कि जो इनके गुरु थे वो माने जाते हैं कि जो प्रथम गुरु हैं उनके आलार कलाम है, और इनके आलार कलाम है इनके प्रथम गुरु। और इनके दूसरे गुरु कौन से? रुद्र कराम पुत्र थे। प्रथम उपदेश जो धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित था वो ऋषि पत्तन के मार्गद्रव सारनाथ में दिया गया, मृगदाव सारनाथ में इन्होंने दिया था। पहला जो इनका कहते हैं कि जो इनका पहला उपदेश था। ठीक है, प्रथम वर्षावास क्या है इनका? सारनाथ के मुगल कुटी विहार में है। ठीक है, मुगल कुटी विहार में है। और इन्होंने कहते हैं कि यहाँ पर देखिए सारे महावीर निष्क्रमण जो इन्होंने गृह त्याग दिया था, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था। और कहते हैं बौद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य अत्यंत जो है प्रसिद्ध है, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी थी। तो वो 4 दृश्य कौन कौन से थे इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। वो 4 दृश्य कहे जाते हैं वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में। ठीक है, बुद्ध के जीवन से बुद्ध धर्म के कुछ प्रतीक मिलते हैं, जैसे उनकी घटना स्थल से कुछ चिन्ह प्रतीक है, जैसे जन्म से संबंधित कुछ प्रतीक थे उनके कमल और सांड था, गृह त्याग से संबंधित उनके कुछ प्रतीक थे जैसे घोड़ा था, ज्ञान से आप देखें पीपल यानी कि बोधि वृक्ष की बात की गई। ये मैं अलग से चीज़ें बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद निर्वाण देखेंगे, पद चिन्ह मिलता है। मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण जो है वो स्तूप के जो है उनका चिन्ह है, प्रतीक है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है ना कि ज्ञान प्राप्ति इनको कितने वर्ष में हुई थी, अंतिम वर्षावास ये कब हुआ था, मृत्यु इनका इस समय में कुशीनगर के मल्लगढ़राज में यहाँ पर महानिर्माण इनको हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सब चीज़ें दे दी गई हैं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो गौतम से फिर बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। यहाँ पर बुद्ध के कुछ शिष्य और उनके अनुयायी दिए गए हैं, जैसे महाकश्यप इनके जो अनुयायी हैं। ठीक है, यहाँ पर महाकश्यप ये मगध के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे महाकश्यप, और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ये संगीतियों को भी हम आगे पढ़ेंगे, दी गई हैं, तो डरना नहीं है कि मैम संगीतियाँ आपने नहीं पढ़ाई, तो अभी पढ़ेंगे आगे, इसमें डिटेलिंग में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बुद्ध के जो हैं देखिए, अभी महाकच्चायन जो ये शिष्य थे, जो अनुयायी थे, वो प्रवज्या से पूर्व इनका नाम नालक था, और अवंतीवासी थे ये, और अवंती में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो बौद्ध धर्म के अवंती में प्रचार का श्रेय महाकच्चायन को जाता है। इसके बाद मौदगल्यान की बात की जाए तो प्रवज्या से पूर्व इनका नाम कोलित हुआ करता था। ठीक है, एक दो चीज़ें यहाँ पर देखिए, खुद भी देखते जाइए। इसमें बुद्ध के उपदेशों को सुनने के बाद सब कुछ छोड़कर भिक्षु बन गए थे। ये अनिरुद्ध जो थे वो धनाढ़ व्यापारी पुत्र थे, लेकिन बुद्ध के उपदेशों को सुनने के बाद इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और बाद में भिक्षु बन गए। आनंद ये बुद्ध का व्यक्तिगत सेवक था, अंग परिचारक। ठीक है, उनके प्रिय शिष्य भी रहे थे ये, और शाक्य वंशीय थे और बुद्ध के चचेरे भाई भी कहे जाते हैं। बिंबिसार मगध के शासक, बहुत बार सुना होगा आपने, बुद्ध का संरक्षक और मित्र कहा जाता है। बिंबिसार के ही अनुरोध पर बुद्ध ने संघ में उपोस्त का विधान किया था। सुनीति ये भंगी था। और सुभद्र की बात की जाए तो चुंद के शिष्य बनने के पश्चात बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन थे? बुद्ध के दीक्षा लेने वाले वो सुभद्र थे। अब हम पढ़ेंगे इसमें, देखिए आगे और चीज़ें क्या दी गई हैं। जैसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इन्हें ही दिया था। किसको दिया था? सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा था चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, सेनापति सिंह कौन थे? ये लिच्छवी सेनापति थे और जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, और बुद्ध ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। दर्व और दव्व यानी कि चुंद की बात की जाए तो ये दोनों मल्ल गणराज्य के हुआ करते थे, और चेदियों के सहजाति निगम के महाचुंद ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। छन्न कौन थे? छत्र हम जिन छन्न कहते हैं बुद्ध के सारथी हुआ करते थे।
महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने इसी पर बृहदंड ब्रह्मदंड का विधान किया था। जीवक ये बुद्ध संघ का आभूषण कहा जाता था, जीवक, और इनको चरक ने कौमार भृत्य भी कहा था। अजातशत्रु, आरंभ में अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अंत में बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। इन सबको याद कर लीजिएगा क्योंकि सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर बौद्ध धर्म की कुछ प्रमुख स्त्रियों के जो उनकी अनुयायी थी उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पर देखना है हमें। जैसे महाप्रजापति गौतमी जो थी, हमने पढ़ा था कि कपिल वस्तु में संघ में शामिल होने का अनुरोध किया गया था इनके लिए। गौतमी ने बुद्ध से कुल 3 बार संघ में शामिल होने का अनुरोध किया, जिसे बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया था। गौतमी वैशाली यहाँ आई, जहाँ पर सबसे पहले बुद्ध ने संघ का द्वार महिलाओं के लिए खोल दिया था। ठीक है, नंदा जो थी वो महाप्रजापति गौतमी की पुत्री थी और बुद्ध की ही बहन थी। तो बुद्ध से दीक्षा ली थी इन्होंने। इसके बाद यशोधरा की बात की जाए तो पत्नी यशोधरा ने भी प्रवज्ञा ग्रहण कर ली थी। विशाखा ये अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री थी और बौद्ध धर्म की संरक्षिका भी कही जाती हैं। मल्लिका, ये हमने कई बार देखा है, प्रसेनजित की पत्नी थी और श्रावस्ती की मल्लिकारम विहार जो है बनवाया था इन्होंने। और इसके बाद सुप्रवासा देखेंगे तो कोलीय गणराज्य की थी और बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका भी कही जाती हैं। पटाचारा देखेंगे, इनका जन्म श्रावस्ती के एक पूंजीपति परिवार में हुआ था और थेरी गाथा में इनके द्वारा लिखे गए गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये राजगृह में रहने वाली थी धम्मदीना थेरी। ये सब हमने स्त्रियों के अनुयायी देखे। अब हम देखते हैं बौद्ध संघ के जो अधिकारी थे ना, वो क्या क्या थे, किन किन से नाम यहाँ पर दिए गए, किस किस से चीज़ों से संबंधित थे। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर नवकंभी जो थे अधिकारी, वो निर्माण से संबंधित अधिकारी थे। इनको याद कर लेना है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और उनके आगे ये लिख दिया जाएगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो ध्यान रखना है। भंडागरी कारक, तो भंडागरी देखिए भंडारण जहाँ पर होता है खान पान से संबंधित था। कप्पी कारक देखेंगे तो क्रय करने वाला अधिकारी, कप्पी यानी कि क्रय करने वाला अधिकारी। चीवर देखेंगे वस्त्रागार करने वाला अधिकारी, ठीक है, वस्त्रागार वस्त्रों का उद्योग करने वाला अधिकारी। आर्मिक देखेंगे तो आराम से संबंधित अधिकारी। तो ये सब रट लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पर कुछ बुद्ध की शिक्षाएं और बुद्ध के अनुयायी दिए गए हैं आपको, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बुद्ध की जो शिक्षाओं की बात कर रहा है तो कहते हैं बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए थे, लोग उनसे कनेक्ट कर पाते थे। उनके अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक और आत्मविहीन है। ठीक है, सृष्टि क्या है, दुखमय है उनके अनुसार, क्षणिक और आत्मविहीन है। वे ईश्वर एवं अपौरुषीय वेद की सत्ता को अस्वीकार करते थे। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को भी अस्वीकार किया था। बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार कि एक वस्तु के विनाश के बाद दूसरे की उत्पत्ति होती ही है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का भी संबंध होता है, वो ऐसा मानते थे। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतिस्थ समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझने का प्रयास किया। जब एक मरे हुए बच्चे की शोक मग्न मां बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यम भावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई, इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। ठीक है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने को कहा और कहते हैं कि इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपादन का उपदेश भी दिया था। ठीक है, इनके दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदलता रहता है, हमने देखा है। दुनिया क्षणभंगुर है, दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। बुद्ध के अनुयायी देखेंगे कि धीरे धीरे शिष्यों का दल तैयार होता गया। इन्होंने सबसे पहले पुरुषों, भिक्षुओं, इन सबको भी धम्म शिक्षक बन गए, जो धम्म के शिक्षक बन गए। और ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे और इनके पास जीवन यापन के अत्यावश्यक चीज़ों का अलावा कुछ भी नहीं हुआ करता था। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे, चूँकि वे दान पर निर्भर थे। ठीक है, इसमें पहले पुरुषों को उनके अनुयायी बनाने की अनुमति दी, फिर महिलाओं को भी। बुद्ध ने देखा कि शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति भी प्राप्त कर ली थी और कई स्त्रियों जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई और आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब होता है महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। ठीक है,
इसमें देखेंगे कि जैसे बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से ऐसे राजा थे, धनवान थे, हमने ऊपर देखा, गृहपति थे, ठीक है, कर्मकार थे, दास थे, शिल्पी भी थे, ठीक है। इसके बाद एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता था, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, या फिर हम कह सकते हैं कोई दास नहीं, कोई राजा नहीं हुआ करता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था, और अगर ये संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था और उनको वहाँ से निकाल दिया जाता था। ऐसे लोगों को बातचीत के माध्यम से वहाँ से हटा दिया जाता था। बुद्ध के जीवन से कुछ प्रतीक जो कि मैंने ऊपर बताए थे आपको, फिर से यहाँ देख लीजिए। जैसे उनकी घटना से संबंधित कुछ प्रतीक दिए गए थे। जैसे जन्म का प्रतीक उनका कमल और गर्व हाथी माना जाता है, यौवन का सांड माना जाता है, समृद्धि का शेर, प्रथम उपदेश का चक्र इनका प्रतीक माना जाता है, मृत्यु का स्तूप माना जाता है। तो भी हम स्तूप नहीं, पूजा स्थल भी कहते हैं, जिसमें कहते हैं हार्मिका वगैरह में जो है बुद्ध और उनके शिष्यों के कुछ मृत्यु के बाद के अवशेष रखे जाते हैं। तो वो स्तूप को हम जब डिटेलिंग में आर्ट एंड कल्चर में कवर करेंगे तो वहाँ पर और समझेंगे इसको, ठीक है। निर्वाण का जो है वो पदचिन्ह इनका प्रतीक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल यानी कि बोधि वृक्ष काफ़ी फेमस है, आपने देखा होगा। देखिए यहाँ पर कुछ बौद्ध सभाएं भी दी गई हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ये बहुत बार पूछा जाता है और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जैसे प्रथम बैठक जो इनकी थी ना, प्रथम सभा थी, वो प्रथम बौद्ध संगीति कहलाती है, और ये इसका स्थान क्या है, राजगृह है। इसका वर्ष देखेंगे तो 483 BC माना जाता है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे इनके अध्यक्ष, ठीक है। और शासक अजातशत्रु थे, यानी कि हर्यक वंश थे। कहते हैं कि सूत्र पिटक का संकलन आनंद ने किया और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था इसमें, ठीक है। इसका जो कार्य था, महाकश्यप अध्यक्ष है, इसके शासक जो थे, देखिए जैसे बताया ना, इसका स्थान प्रथम बौद्ध संगीति का राजगृह था। इनके शासक उस समय पे कौन थे, अजातशत्रु थे प्रथम बौद्ध संगीति के समय पे। इसकी अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप ने। और कहते हैं सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन इसी दौरान में प्रथम संगीति के समय काल में किया गया था, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति 383 BC के दौरान हुई थी। इसका स्थान क्या था, वैशाली था, और इसके जो शासक थे वो कालाशोक थे। शिशुनाग वंश के जो शासक थे कालाशोक, यानी कि कालाशोक के शासनकाल में ये दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी और वैशाली में हुई थी। और ये कहते हैं कि यहाँ पर देखिए, कहते हैं कि ये जो सवाकामी जो थे वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और इसमें बौद्ध अनुयायी 2 गुट में बंट गए थे। एक में देखेंगे 2 गुटों में यहाँ पर बौद्ध अनुयायी बंट गए। देखिए यहाँ पर दो जो कहते हैं कि इसमें बौद्ध अनुयायी जो थे वो 2 ग्रुप में बंट गए थे। एक थे स्थिविरवादी और दूसरे थे महासांघिक, ठीक है। तो स्थिविरवादी जो थे वो घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करने में विश्वास करते थे, और महासांघिक जो थे वो मठ में रहते हुए ही धर्म का प्रचार करते थे। तो ये दूसरी बौद्ध संगति में आपको ये 2 गुट देखने को मिलते हैं। तीसरी बौद्ध संगति 250 BC के दौरान हुई थी, और इसका स्थान क्या था, पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में, अशोक यानी कि मौर्य वंश के शासनकाल में। मोगली पुत्तिस अध्यक्ष इसके हुआ करते थे, और कहते हैं कि अविधम्म पिटक नामक ग्रंथ की रचना एवं बौद्ध संघ में फूट डालने वाले की चेतावनी यहाँ पर दी गई थी, इसमें जो इस तीसरी बौद्ध संगति के अंतर्गत, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 AD के दौरान हुई थी, और कुंडलवन यानी कि कश्मीर में ये इसका स्थान था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र अश्वघोष ने की थी। और किसके शासनकाल में हुआ था ये चौथी बौद्ध संगति, कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के शासनकाल में। और बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में यहाँ पर बांट दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर देखिए ऐसा था, एक्चुअली इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अब कहते हैं कि जो चौथी बौद्ध संगति का जो कार्य था उसमें देखेंगे कि बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में बांट दिया गया था, हीनयान और महायान। कार्य इन द सेंस कि चौथी बौद्ध संगति में क्या हुआ था, बुद्ध जो है बुद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान महायान। इसको अभी हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले यहाँ देख लेते हैं कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दुख क्या है इसको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर दुख को समझते हैं, क्या डिटेल दिया गया। देखिए बुद्ध ने कहा जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, ठीक है। विलाप मिलन, अप्रिय मिलन और वियोग भी दुख है। इच्छित वस्तु की अप्राप्ति और अनिच्छित वस्तु की प्राप्ति भी दुख है, मतलब जो भी कुछ है वो दुख है, ठीक है। सभी सामाजिक प्रकार का बंधन दुख है, इसलिए सब दुख अर्थात सभी वस्तुएं दुखमय है। ये बुद्ध के अनुसार ये 4 सत्य आर्य सत्य हैं उनके। दुख समुदाय क्या है, इसमें दुखों का मूल कारणों को बताया गया। तो दुखों के मूल कारण कौन कौन से उनको बताया गया। दुख का निरोध क्या है, दुख के मूल कारण अविद्या और तृष्णा का निर्मूलन ही दुख का निरोध है। दुख निरोध गामिनी क्या है, किसी मार्ग का अनुसरण किया जाए, यही चौथा आर्य सत्य बताता है। बुद्ध ने केवल 3 मार्ग प्रज्ञा, शील और समाधि बताया है, प्रतिपदा, ठीक है।
बुद्ध ने केवल 3 मार्ग बताए हैं, प्रज्ञा, समाधि और शील के 3 मार्ग बताए हैं बुद्ध ने। ठीक है, इसके बाद हीनयान और महायान शाखा में यहाँ पर अंतर देख लेते हैं, जो कि अभी हमने ऊपर भी थोड़ा पढ़ा था। हीनयान और महायान शाखा में जो अंतर है वो बेसिकली क्या है उसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हीनयान और महायान में इस तरह से समझिए, ये जो दिया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको देखिए, हीनयान जो थे वो कहते हैं कि बुद्ध जो है वो एक महापुरुष इसमें माने जाते हैं। हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों से दर्शाया गया है। हीनयान में ही निर्वाण के लिए स्वयं के प्रयत्नों पर बल दिया गया है, जबकि महायान में बुद्ध को देवता माना गया और बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती है। गुणों का स्थानांतरण पर बल अर्थात बोधिसत्व की अवधारणा इसमें आई थी, किसमें? महायान में। ठीक है, महायान में देखेंगे आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास दिखाता है, जबकि हीनयान मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं रखता है। हीनयान के सिद्धांत देखेंगे जो इसमें सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। हीनयान को इसका आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से? हीनयान के वैवाशिक और सौत्रांतिका है, और इसके संप्रदाय कौन कौन से? महायान के शून्यवाद है और विज्ञानवाद है। ठीक है, अष्टांग मार्ग इसके 8 हैं। वो कौन कौन से इसमें दिए गए? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ दिया गया है। ठीक है, सम्यक आजीव दिया, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सब आपके क्या है? ये अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? ये ने रट लीजिए बिल्कुल, बुद्ध, धम्म और संघ है। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, शारीरिक स्तूप, परिभौमिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक मतलब विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों को मेंशन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उपदेशों का संग्रह दिया गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह दिखाता है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है कि किस पिटक में किस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर बुद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। ठीक है, और सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बुद्ध विहार को दान दिया था यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जो वन लाइनर फैक्ट, देखिए इसमें वन लाइनर फैक्ट में ऑलमोस्ट वही सब चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए चैत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? चिता संबंधी है। ठीक है, शब्दाह के पश्चात बचे अवशेषों को भूमि में काटकर समाधियाँ बनाई गई थी, जिन्हें चैत्य स्तूप कहा गया। ये मैंने ऊपर आपको समझाया था। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये हमने अभी देखा है। ये देखिए बार बार किसी चीज़ का रिपीटेशन का कोई सेंस नहीं बनता, उसका वीडियो और लंबा होगा, आपके लिए बोझिल भी हो सकता है। देखिए त्रिपिटक हमने ऊपर समझा था, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की जाती है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। और त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ है। ऊपर हमने देखा महायान, हीनयान, बौद्ध धर्म में डिफरेंस हमने देखा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया, और लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था। ठीक है, इसे धम्मपद को बौद्ध धर्मों में गीता कहा जाता है, और ये अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन के प्रायः सभी सिद्धांतों का वर्णन आपको मिलता है धम्मपद में। ठीक है, अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत भी यही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सब वही चीज़ें हैं, और वैभाषिकी मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई, हमने ऊपर देखा है ये। ठीक है, इसके बाद गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है, और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की। किसने? एडविन अर्नाल्ड ने। ध्यान रखिएगा। महापरिनिर्वाण की मृत्यु के दौरान मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है, याद रखिएगा। मंदिर की स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 के उत्खनन से प्राप्त हुई थी। ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली। वन लाइनर फैक्ट है, ये सब वही है जो ऊपर हमने डिटेल में पढ़ा है, तो घबराने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैम आपने छोड़े, मैंने छोड़ा नहीं है आपको। देखिए वीडियो लंबा हुआ है आपका, क्योंकि इसमें मैंने आपको ज़्यादा कोशिश की। आपको देखिए कम टॉपिक में ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, तो उसका हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये चीज़ें अब हमने एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा बौद्ध से संबंधित और भी चीज़ें हमने यहाँ कवर कर ली हैं, उत्तर वैदिक काल को भी। अब हम नीचे दूसरे सेगमेंट पे आते हैं, जो कि आज का आपका भारतीय अर्थव्यवस्था होने वाला है। देखिए यहाँ पर एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र के 3 नियम दिए गए हैं। ठीक है, एडम स्मिथ के 3 नियम दिए गए हैं अर्थशास्त्र के। तो पहले समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। कि देखेंगे अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन,
वितरण और उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और जो एडम स्मिथ है उन्होंने 1776 में उनकी पुस्तक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 उनके नेचुरल जो नियम है, जो रूल्स है, उनको देख लेते हैं। स्वहित का नियम, मतलब लोग अपने भले के लिए काम करते हैं। अर्थशास्त्र में क्या है, हम जब पर्सनल इंडिविजुअल काम करते हैं उससे समाज का, इससे देश का भला होगा, तो स्वहित का नियम है। प्रतिस्पर्धा का नियम, इकोनॉमिक्स प्रतिस्पर्धा से ही चलती है, तो प्रतिस्पर्धा लोगों को कम कीमत में बेहतर उत्पादन के लिए मजबूर करती है। ठीक है, कम सोर्सेज होंगे तो कम से कम सोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट निकालने की जब हम कोशिश करते हैं तो ये प्रतिस्पर्धा का नियम कहलाता है। आपूर्ति और मांग, पूरा इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होती है। ठीक है, कैसे सबसे कम कीमत पर पर्याप्त माल का उत्पादन किया जाएगा, या आपूर्ति और मांग का नियम दिखाया गया है। आर्थिक सिद्धांत क्या होता है, देखिए आर्थिक सिद्धांत जो है वो 1930 के दशक में 4 व्यापक आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। वो कौन कौन से, जैसे देखिए किनेसियन अर्थशास्त्र, मुद्रावाद, नया शास्त्रीय अर्थशास्त्र, आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र। देखेंगे कि 1930 में ये सभी सिद्धांत देखेंगे किनेसियन अर्थशास्त्र के आगमन से पहले ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र पर अलग अलग डिग्री प्राप्त पर आधारित हैं ये। ठीक है, आर्थिक सिद्धांत ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देखिए यहाँ पर क्या है, अर्थशास्त्र की अवधारणाएं क्या है, 4 प्रमुख अवधारणाएं क्या क्या होती है। जैसे अवधारणा कमी, ठीक है, जैसे कैसे कमी होगी तो कैसे इकोनॉमिक्स का वो बैलेंस होगा। आपूर्ति और मांग, लागत और लाभ, ठीक है, प्रोत्साहन, मनुष्य द्वारा किए गए निर्णयों को समझाने में मदद कर सकते। तो अर्थशास्त्र की 4 अवधारणाएं देखी गई हैं, जिसमें आप देखें कमी क्या है, आपूर्ति और मांग, लागत और लाभ और प्रोत्साहन। ठीक है, अर्थशास्त्र का पहला नियम कहा जाता है कि कमी है। अर्थशास्त्र का पहला नियम कमी है कि कैसे कमी को दूर करके आपूर्ति और मांग को बैलेंस किया जाए, कमी को दूर किया जाए। उन सभी को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है जो इसे चाहते हैं। तो पहला उदाहरण अर्थशास्त्र का पहला नियम क्या है, कमी होता है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत देखिए, अलग अलग यहाँ पर सिद्धांत दिए गए। जैसे कार्ल मार्क्स के द्वारा कहते हैं कि उत्पन्न एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है जो पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष पर केंद्रित है। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से क्या है, कार्ल मार्क्स का जो मार्क्स के द्वारा एक उत्पन्न सोशल, इकोनॉमिक और यहाँ पर पॉलिटिकल जो थ्योरी है वो पूंजीपतियों और मजदूर वर्गों के बीच का संघर्ष का केंद्रण होता है। बॉम्बे प्लान किसने पेश किया था, तो देखेंगे बॉम्बे प्लान देखेंगे GRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम जैसे शीर्ष उद्योगपतियों ने लिखा था। और योजना का मसौदा तैयार करने में हेल्प करने वाले अर्थशास्त्रियों में थे जॉन मथाई, जो नेहरू के मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री बने थे, और अर्धेश्वर दलाल और AD श्रॉफ और PS लोकनाथ बने थे। तो बॉम्बे प्लान इनके द्वारा जो है पेश किया गया था। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, और इस क्षेत्र की शुरुआत बहुत पहले अर्थशास्त्रियों की टिप्पणियों में हुई थी। जैसे एडम स्मिथ हो गए, स्कॉटिश हो गए दार्शनिक है ये, जिन्होंने लोकप्रिय रूप से अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। हालांकि 1776 में मैंने बताया था द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था। ठीक है, क्या सूर्य का प्रकाश एक आर्थिक संसाधन है, बिल्कुल है। हवा, पानी, धूप आर्थिक संसाधन यहाँ पर देखिए नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जिसका अर्थ है वे दुर्लभ नहीं है। ठीक है, प्रचुर मात्रा जिसका अर्थ है वो दुर्लभ नहीं। आर्थिक संसाधनों का उदाहरण भूमि, श्रम और पूंजी है। तो आर्थिक संसाधन जो है वो यहाँ पर भूमि, श्रम, पूंजी है, जबकि ना कि हवा, पानी, धूप और आर्थिक संसाधन नहीं है आपके ये संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जबकि आर्थिक संसाधन तो सीमित भी हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर श्रम, पूंजी और भूमि है। किनेसियन मॉडल जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये मॉडल यहाँ पर 4-5 दिए गए थे, उसमें किनेसियन मॉडल के बारे में जो यहाँ पर पढ़ा था, किनेसियन मॉडल क्या होता है, आइए उसको समझ लेते हैं अब हम। देखिए किनेसियन अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में कुल खर्च, प्रोडक्शन, ठीक है, रोजगार और मुद्रास्फीति पर इसके प्रभावों का एक व्यापक सिद्धांत है। किस किस पर, कुल खर्च कितना हुआ, उत्पादन कितना हुआ, रोजगार कितने को मिला, मुद्रास्फीति, इसके प्रभाव का एक व्यापक आर्थिक सिद्धांत है। और इसके सिद्धांत के आधार पर कीन्स ने डिमांड को प्रोत्साहित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए सरकारी व्यय और कम करों में वृद्धि की वकालत की है। तो ये क्या है, आपका किनेसियन का मॉडल है। ठीक है, गडकरी योजना किस योजना को कहा जाता है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के साथ तैयार की गई थी आपकी गडकरी योजना। ठीक है, ये बता सकते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी, ये मैंने आपको पिछले मॉड्यूल्स में अच्छे से कवर किया है। भारत में सर्वोदय योजना किसने दी थी, तो गांधी जी ने अपने आश्रमों में जिस आदर्श को अमल में लाने का प्रयास किया था कि वह पूरे भारत को अपनाने के लिए राजी कर सके, दुनिया के अन्य देशों के लिए एक प्रकाश बन सके। जो सर्वोदय योजना किसकी है, गांधी जी की है। ठीक है, अर्थशास्त्र के कुछ क्षेत्र हैं, 3 श्रेणियों में इनको बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है। ठीक है, अब इनको समझ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से प्राइमरी सेक्टर्स जो होते हैं, ये आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इनको बांटा जाता है। प्राइमरी
सेकेंडरी और टर्टियरी, ठीक है, सेक्टर। जैसे प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पादन के रूप में प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्र का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है और इसमें इन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन, ये सब किस में आएंगे आपके, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा जो का सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं के उत्पाद का लेखांकन किया जाता है। इसे औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें कुछ आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल और विद्युत आपूर्ति, ये सब आपके सेकेंड सेक्टर में आ जाते हैं। इसके बाद थर्ड जो आपका तीसरा जो तृतीय सेक्टर है वो इसमें है सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, ठीक है, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, इसका रियल एस्टेट, चिकित्सा, अन्य सेवाएं इसमें जो है शामिल की जाती हैं आर्थिक क्रियाएं में। क्लियर हो गया है? आइए हम आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के यहाँ पर कुछ प्रकार दिए गए हैं, जैसे कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था क्या है। जिसमें कृषक अर्थव्यवस्था को यदि हम देखें, अगर किसी अर्थव्यवस्था के सकल उत्पादन यानी कि जीडीपी मैंने आपको पहले मॉड्यूल्स में पढ़ाया है, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक हो तो कृषक अर्थव्यवस्था कही जाती है। जिस भी जीडीपी में जिस अर्थव्यवस्था का 50% योगदान हो या उससे अधिक हो तो वो अर्थव्यवस्था वही कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि कृषक अर्थव्यवस्था 50% से अधिक उसमें योगदान है तो कृषक अर्थव्यवस्था कहलाएगी आपकी। औद्योगिक अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी सकल आय यानी कि जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का 50% या फिर उससे अधिक हिस्सा हो, यानी कि सेकंड सेक्टर की बात कर रहा है, इसमें इस क्षेत्र पर लोगों की निर्भरता रहती हो पूरा का पूरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और कहते हैं पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका इसी पर टिका हुआ है। यह स्थिति भारत में अभी तक नहीं आई है, ना तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान इस स्तर तक बढ़ा है, ना ही जनसंख्या इस पर निर्भरता बढ़ी है जनसंख्या की। सेवा क्षेत्र देखेंगे, सेवा अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान 50% उससे अधिक हो उसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सिंपल सी बात है, 50% या उससे अधिक का योगदान जिस अर्थव्यवस्था का जिस चीज़ का हो उसे वही अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया, आपका इकोनॉमिक्स के छोटे से पार्ट को कवर किया, और आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफिक हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें से कुछ पिक्चर्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ अपने प्रीवियस मॉड्यूल्स में। यहाँ पर देखिए जो भी मेरे से संभव होगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वो यहाँ पर प्रस्तुत और प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी, बाकी आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, राइट। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि भारत की, एक्चुअली यहाँ पर मैप की वजह से आपको अब शायद ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया है भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये जो हम यहाँ पर मैप में देखने वाले हैं। जैसे पूर्वी घाट में आप देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, ये आपका क्या है, ये आपका पूर्वी घाट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करती जाती हूँ, इसको देखते रहिए आप। ये आपका क्या हो गया है, यहाँ पर लाइए मैं कलर पेन चेंज कर लेती हूँ, ये आपका पूर्वी घाट हो गया, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं पश्चिमी घाट तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ये आपका ये हिस्सा जो आ जाएगा ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ऐसे, ये आपका पूरा एरिया क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, जिसमें आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र इत्यादि कवर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अरावली पहाड़ियाँ, ये आपकी अरावली श्रेणी है, इसके अंतर्गत कहते हैं किन किन राज्यों में फैली हुई है, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कुछ हिस्सा इसका दिल्ली में भी है। कार्डमम पहाड़ियाँ, ये देखिए आपकी कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर देखिए कार्डमम पहाड़ी श्रृंखला का केरल, तमिलनाडु में के हिस्से में ये फैली हुई है। इसके अनामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में, आपकी अनामलाई पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा रफ कर देती हूँ, ये अनामलाई पहाड़ियाँ जो आपकी हैं ये कहाँ पर हैं, आपकी केरल और तमिलनाडु के एरिया में। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में हैं, ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, और ये आपकी कहाँ पर है नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में ये फैली हुई हैं। पलानी पर्वत श्रृंखला आपकी कहाँ पर है, ये आपकी कर्नाटक, तमिलनाडु में फैली हुई है, कुछ इस तरह से यहाँ होगी, इसमें हर चीज़ मेंशन नहीं है। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है, ये आपका सतपुड़ा पर्वत हो गया,
किस किस राज्य में फैला हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। विंध्य पर्वत श्रेणी आपका ये हिस्सा आ गया, ठीक है। ये कहाँ कहाँ किस किस राज्य में फैला हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में, ठीक है। गारो पर्वत श्रृंखलाएं, ये देखिए मेघालय में है आपकी, ये गारो खासी जयंती में गारो पर्वत श्रृंखलाएं। इसके बाद खासी पर्वत श्रृंखलाएं भी यहीं पर हैं आपकी। हाँ, आगे देखेंगे तो इसमें जयंतिया पर्वत श्रृंखला, ये सब मेघालय में आपको तीनों मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं पीर पंजाल जो है वो आपका ऊपर है, ठीक है। इसमें पीर पंजाल देखिए दिया गया है क्या, जैसे पीर पंजाल मेंशन नहीं किया। देखिए मैं दूसरा पिक्चर अभी दिखा दूंगी आपको, ठीक है। इसमें पीर पंजाल आपका जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में है। काराकोरम आपका लद्दाख में, ठीक है। ये काराकोरम आपका लद्दाख में है। ये दूसरा पिक्चर मैं यहाँ पर एक बार ऐड ऑन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको वो थोड़ा सा और समझ आ सके थोड़ी चीज़ें, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर जो है आप अभी जैसे मैंने बताया था पीर पंजाल शायद इसमें नहीं है, देखिए इसमें मेंशन नहीं किया गया है अगर तो ये देखिए पीर पंजाल आपका जो है वो ये हिस्सा है, ठीक है। ये आपका पीर पंजाल है। ये मणिपुर की पहाड़ियाँ, ये नागा पहाड़ियाँ हो गई, ये जयंती पहाड़ियाँ, ये गारो खासी हो गया, ठीक है। मिजो पहाड़ियाँ हो गया, आराकान योमा श्रेणी हो गया ये आपका, और यहाँ पर ये सारा हमने कवर कर लिया था, ठीक है। आइए इसको हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि उच्चतम शिखर कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश का कांगटो उच्चतम शिखर है, देखिए इसमें दिया गया है या नहीं इसमें कांगटो, मेरे ख्याल से ये इसमें कवर नहीं किया गया है, तो मे बी उसको हमें ऐसे ही पढ़ना होगा क्योंकि इसका पिक्चर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आप ये सब चीज़ें पढ़ते जाइए, उसको मैप पे ज़रा सा सर्च करते जाइए, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश का सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है? कांगटो है, ठीक है। अब देखिए ये सब जो उच्चतम शिखर बता रही हूँ इसे मैंने कुछ कवर भी किए हैं प्रीवियस ईयर के उसमें, तो हो सके तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का सबसे उच्चतम शिखर है कांगटो, हिमाचल प्रदेश का लियोपार्गिल है, जम्मू कश्मीर का माउंट K2 है। यहाँ देखिए कुछ हो सकता है मिल जाए, यहाँ पर आपका K2 पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कर्नाटक का मुल्यनगिरी है, केरल का अनामुड़ी है, यहाँ पर अनामुड़ी केरल का दिया गया होगा, ठीक है। अनामुड़ी ये देखिए आपका दिया गया है, केरल का अनामुड़ी है उच्चतम शिखर। महाराष्ट्र का कलसुबाई है, यहाँ पर शायद नहीं दिया गया है। पूर्वी हिमालय का ये देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, पर्वत श्रृंखला भी अच्छा इसमें दी गई है। ये पूर्वी हिमालय का उच्चतम शिखर आप पर्वत श्रृंखला जो है वो कांगटो है। ये इसका हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिमालय का जो सबसे उच्चतम शिखर वो लियोपार्गिल है। इसका काराकोरम का माउंट K2 है, और कर्नाटक का मुल्यगिरी जो पश्चिमी घाट पर आप देखेंगे, ये पश्चिमी घाट में आपको देखने को यहाँ पर कहीं मिलेगा, ठीक है। आप हमें बताइएगा कहाँ पर है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जैसे उड़ीसा, ये देखिए स्क्रॉल कर लेती है, जैसे उड़ीसा राज्य में उच्चतम शिखर देवमाली है जो कि पूर्वी घाट पर आपका ये पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान का गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी पे गुरु शिखर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अरावली में, ठीक है। अरावली में आपको यहाँ पर गुरु शिखर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया सिक्किम के कंचनजंगा जो पूर्वी हिमालय सिक्किम, तमिलनाडु डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं पर देखने को मिलेगी ऊंची चोटी। ये आपका नीलगिरी डोडा बेटा यहाँ पर देखने को मिलेगी जो सबसे उच्चतम शिखर है तमिलनाडु की डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की। त्रिपुरा वेटालोंग छिप जमुई पर्वत श्रृंखला पर ये सबसे उच्चतम शिखर है। उत्तराखंड की नंदा देवी जो कि हिमालय में है, ठीक है। ये सब हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको रफ कर देती हूँ। इसको देखिए यहाँ पर मिजोरम की कह रहे हैं कि फोंगपुई जो उच्चतम शिखर है वो लुशाई पर्वत श्रृंखला पर आपकी ये सबसे उच्चतम शिखर है। और नागालैंड की नागा पर्वत श्रृंखला पर सारामती सबसे उच्चतम शिखर है। पश्चिम बंगाल की संदकुफू चोटी है जो पूर्वी हिमालय में पड़ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लेडर शिखर है, ठीक है। ये आपकी उच्चतम शिखर देखिए। पर्वत चोटियाँ आप कहाँ पर है ये हम अच्छे से ध्यान से पढ़िए, अपना जो है एक एटलस का मैप निकाल लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ आ सकें अच्छे से। आइए देखिए, जैसे यहाँ पर भारत का उच्चतम पर्वत किसको कहा जाता है? कंचनजंगा को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर दिया गया होगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। कंचनजंगा को जो है सबसे उच्चतम पर्वत कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है, 2 ही मैप मैंने ऐड ऑन किए हैं। कंचनजंगा को सबसे ऊंचा पर्वत आपका कहा जाता है भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित का उच्चतम पर्वत, ठीक है, माउंट K2 जिसे गॉडगन ऑस्टिन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली है, जो कि ये राजस्थान गुजरात की साइड अभी हमने देखा था। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी मानी जाती है, प्राचीन है, ठीक है। और पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ाई केरल है। ये हमने अभी देखा अनामुड़ाई जो कि केरल में है। ये देखिए फिर से रफ करती हूँ यहाँ पर, ये देखिए अनामुड़ाई जो कि आपके केरल में है। क्लियर हो रहा है?
आइए, इसके बाद कहते हैं रायसीना हिल नई दिल्ली क्षेत्र, जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित, इसका विस्तार अरावली पर्वत श्रृंखला पे। अभी हमने बताया था ना, अरावली पर्वत जो श्रृंखला है वो किन किन राज्यों में फैली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और कुछ हिस्सा इसका दिल्ली में भी है। ठीक है, जिसपे रायसीना डायलॉग आपने कई बार सुना होगा, हिल्स, उस पर ही आपका राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बना हुआ है। पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण भारत को उत्तरी भारत से भौगोलिक रूप से विभाजित करती है वो आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला जो दक्षिणी पठार को उत्तरी भारत के भौगोलिक रूप से अलग करती है वो आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला है, जो कि यहाँ पर ये आपकी क्या है, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला यहाँ पर ये दिया गया, जो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से यहाँ पर विभाजित करती है भौगोलिक रूप से। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिमी घाटियों को इस नाम से भी जानता है, सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है। वह पर्वत जिस पर सबसे प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर है वो है त्रिकुटा का पर्वत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैलाश पर्वत हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का निवास है, तिब्बत में स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई कुछ इतनी है, अवस्थिति नेपाल में है और माउंट एवरेस्ट है वो पर्वत। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डविन ऑस्टिन या K2 जिसको बोलते हैं, पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है और K2 पात अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। गार्डविन ऑस्टिन या K2 है, तो ये K2 मैंने आपको बताया था, कुछ आपका यहाँ पर K2 है। ठीक है, ये रहा आपका K2। और इसके बाद हम नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, इसको समझते। देखिए यहाँ पर आपके ये पेड ग्रुप व्हाट्सअप नंबर वगैरह दिए गए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लिए। स्पेसिफिकली ज्ञान सर से आपको अगर कॉन्टैक्ट करना है तो उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी सारी वीडियोस फ्री ही रहेंगे। अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि निरंतर इस पर जो भी नोटिफिकेशन वीडियोज़ का आता है आपको टाइमली मिलता रहे। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं आपको ज्योग्राफी में, जैसे कह रहा है कि यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं, जैसे यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उन फैक्ट्स को हमें ध्यान से देखना है क्योंकि ये हर लाइन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे जुंकू तावेई क्या है, जापानी, ध्यान रखिएगा, एक लाइन टू लाइन में पढ़ूंगी, आप पढ़ते जाइए साथ में। जुंकू तावेई क्या है, एक जापानी पर्वतरोही है जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतेह करके इतिहास रच दिया था। ऐसा करने वाली ये प्रथम महिला बन गई थी। कौन? जुंको तावेई 1975 में ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला है, तो ध्यान रहेगा। वछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने पर वर्ष 1984 में सफलता हासिल कर ली थी। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है, अभी हमने ऊपर कवर किया है। नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, देखिए दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंचनजंगा। ठीक है, पहला हमें देखा एवरेस्ट शिखर है, तीसरा इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नंदा देवी है। और नंदा देवी की यहाँ पर ऊंचाई इतनी है, यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है और यूनेस्को के द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित भी किया गया है। अरावली की चोटी हमने देखा था, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली पर्वत की गुरु शिखर चोटी है, राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझते जाइए, पढ़ते जाइए। चलिए कामेत और त्रिशूल पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन कौन से? कामेत और त्रिशूल पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। इसके बाद नेपाल की सीमा के निकट स्थित है, तिब्बत में। गोसाई नाथ जो है वो तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलनी पहाड़ी पर अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव भारत के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बाद हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं जिनको हम देख लेते हैं कहाँ पर अवस्थित है, उनकी ऊंचाई कितने मीटर है। जैसे माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में आपका, ठीक है, इसकी ऊंचाई कुछ इतनी है और शिखर इसका कौन सा, अन्नपूर्णा इसका जो है ऊंचा शिखर है। कंचनजंगा अगर हम देखेंगे तो ये भारत में है और नंदा देवी इसका ऊंचा शिखर है, ठीक है। इसके बाद माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एक्चुअली सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ये इस तरह से डिवाइडेड है, मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में पढ़ रही थी। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में शिखर है, वो नेपाल में, इसकी ऊंचाई इतनी है। कंचनजंगा भारत में अवस्थित, इसकी ऊंचाई इतनी है। मकालू नेपाल में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई इतनी है। धौलागिरा भी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है। इनकी अवस्थितियाँ याद रखिएगा। अन्नपूर्णा शिखर जो है वो आपका नेपाल में है। नंदा देवी आपका भारत में है, अभी देखा था हमने। कामेट जो है वो भी आपका भारत में। नामचा वरुआ जो है भारत में है और
गुरला मंधाता जो है वो भी आपका नेपाल में है। तो ये सब जो शिखर है किन किन देशों में अवस्थित है उनको रट लेना है आपको। इसके बाद आते हैं, ये कहते हैं कि कुल्लू घाटी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है आपकी धौलाधार, कुल्लू घाटी देखिए यहाँ पर शायद इसमें मेंशन किया गया होगा। देखिए कुल्लू घाटी जो आपका है ना वो धौलाधार और कह रहे हैं किसके बीच में है, देखिए यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, आइए फिर से देखिए इसको। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में आपका कुल्लू घाटी है। ठीक है, तो देखिए आपका ये यहाँ पर फिर से ऊपर आइए, ये आपका पीर पंजाल, धौलाधार और कुल्लू घाटी इसके बीच में जो आपका अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कह रहे हैं, इसमें क्या बोला गया है कि नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जो कि गंगोत्री नेशनल पार्क भी यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, भारत चीन सीमा के निकट क्या है, सुरम में नेलांग घाटी है, जो 1962 के भारत चाइना युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। 2015 में से पर्यटकों के लिए फिर खोल दिया गया था। ठीक है, ये सुरम में नेलांग घाटी भारत और चीनी सीमा के निकट, ठीक है ये। मरखा घाटी लद्दाख और जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध घाटी है, तो ये घाटियाँ याद रखिएगा। समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी के पीछे जुकू घाटी स्थित है। किसके, जफू श्रेणी जो कि पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में है, उसके पीछे जुकू घाटी स्थित है। ये आपका सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। युथांग घाटी गंगटोक ये सिक्किम की राजधानी में आप देखेंगे ये, और ये रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। क्या आप बता सकते हैं हॉट स्प्रिंग के रूप में क्यों जाना जाता है इसको? शांत घाटी या मौन या साइलेंट वैली किसको कहा था, केरल के पलक्कड़ पालाघाट जिले में स्थित है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में भी अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन पढ़ा रही हूँ आपको फैक्ट्स याद कराने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है समझाने के लिए, जो समझाना था हम और मॉड्यूल्स में इनको डिटेल में समझा चुके हैं। भारत के प्रमुख दर्रे की बात की जाए तो आप देखेंगे जैसे प्रमुख दर्रों में क्या क्या है यहाँ पर, जैसे आपका रोहतांग हो गया। तो रोहतांग जो है वो पीर पंजाल रेंज के पूर्वी हिस्से मनाली से 51 किलोमीटर यानी कि हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग दर्रा। दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ियों के बीच का हिस्सा जो है आपका दर्रा कहलाता है। तुजू दर्रा क्या है, वो मणिपुर में अवस्थित है। जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर जास्कर श्रेणी में है। ठीक है, ट्रेल दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है। थांगला दर्रा लद्दाख में अवस्थित है। चांगला दर्रा ये महान हिमालय के लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, देवासा ये महान हिमालय में उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिले के बीच अवस्थित है। कौन सा, देवासा। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में है। इमिसला दर्रा भारत के संघ शासित लद्दाख क्षेत्र और चीन के तिब्बत में अवस्थित है। इसके बाद यहाँ पर कई सारे ये दर्रे दिए गए हैं, जिसमें बाड़ालाचा इसका हिमाचल प्रदेश, पालघर दक्षिण भारत के मध्य केरल में स्थित है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये महान हिमालय के भूटान के पूर्व में स्थित है। भोर घाट महाराष्ट्र में है। पीर पंजाल अभी देखा हमने जम्मू कश्मीर राज्य की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, श्रीनगर में। पेंसिला दर्रा ये आपका लद्दाख में है। पोंगसो दर्रा अरुणाचल प्रदेश में आपका। मुलिगला दर्रा आपका उत्तर में गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है। ये सब आपके और दर्रे दिए गए हैं। आइए अब हम इसमें नीचे देखते हैं क्या दिया गया है आपका। हिमरेखा और हिमनद क्या होता है। देखिए जो पर्वत श्रृंखला पूरे वर्ष भर देखेंगे बर्फ से ढकी रहे, वो आपकी हिमनद से जो है हिमरेखा कहलाएगी। ठीक है, यह एक पट रेखा है जिसे ऊंचे पर्वतों में साफ दिखाई देती है। हिमनद या हिमानी किसको ग्लेशियर कहते हैं, सीधी सी बात है। पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को ग्लेशियर कहा जाता है। अपने भारी भार के कारण पर्वतीय ढालों के अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहन होती है। तो हिमनद ये यहाँ पर आप देखेंगे निरंतर बहने वाली नदियाँ पाई जाती है, क्योंकि पर्वत की जो बर्फ़ है वो पिघलती रहती है, नदियों के रूप में परिवर्तित होती रहती है। हिमालय प्रदेश के प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं, जैसे हिमनद में सियाचिन में कराकोरम, सियाचिन लेकिन कराकोरम में अवस्थित है, यानी कि हिमालय की नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर दूसरा लंबा हिमनद है ये। बियाफू देखेंगे जो हिमनद है वो आपका काराकोरम लद्दाख में बाल्टिक प्रदेश में अवस्थित है। शिगार नदी में बहता है ये, इसका महत्वपूर्ण लक्षण है शिगार नदी में बहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया क्या है, क्या ये इसके यहाँ पर शायद काराकोरम ला, ये तो सब आपका सासेला दर्रा सारे दिए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर चोगो लुगमा जो हिमनद है वो काराकोरम में अवस्थित है और गिलगिट और बाल्टिक में अवस्थित है। ठीक है, आपका जो ये हिमनद है। गंगोत्री देखेंगे उत्तराखंड में है।
चौखंबा शिखर के नीचे बनता है और ये गोमुख भी कहलाता है। कौन सा? गंगोत्री गोमुख भी कहलाता है आपका। ठीक है, ध्यान रहेगा ना ये सब चीज़ें। इसके बाद आते हैं हिस्पर। हिस्पर क्या है देखते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में ये हिमनद है और विश्व का सबसे लंबा हिमनद क्रम कौन सा? हिस्पर है। तो याद रखिएगा कौन सा सबसे लंबा है हिमनद है? हिस्पर है। जीमू क्या है? सिक्किम नेपाल में अवस्थित है ये और पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ी हिमनद जो तीस्ता नदी को पोषित करती है। द्रांग द्रुंग आप हिमनद देखेंगे हिमालय श्रेणी में है। ये जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में जास्कर रेंज में अवस्थित है। जब भी ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊँ, आपकी फर्स्ट ड्यूटी है आप अपना एटलस लेके पास में बिल्कुल बैठ जाना है, चाहे 1 घंटे 2 घंटे लगे पर अच्छे से समझना है, क्योंकि ज्योग्राफी विदाउट मैपिंग इनकम्प्लीट होती है। तो यहाँ पर फैक्ट्स दिए गए हैं, उसको कुछ मैं दिखा देती हूँ, कुछ आप भी काम करिए, साथ में मिलकर कोई काम करेंगे तो अच्छे से दोनों लोग डेवलप करेंगे और दोनों लोग जो है आप और मैं मिलकर एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है। शफत हिमनद है, पूर्वी हिमालय श्रेणी में है। नून और कुंज शिखरों में की ऊंचाई बढ़ाता है और पिघला पानी सुरु नदी में बहता है। मिलाम की बात करें तो उत्तराखंड गौरी गंगा नदी का मुख्य स्रोत है। कुमाऊं हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कहा जाता है। गंगरी की बात करें तो नुनकुन पर्वत हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। ग्रेटर ये नुनकुन शिखर में सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है। रूपाल जो है वो आपका कश्मीर में अवस्थित है। ग्रेटर हिमालय में स्थित है, पूर्व की ओर बहते एक हिमनद है। दमीर नंगा आप देखेंगे कश्मीर पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में है। ये दमीर पर्वतों को पर्वतों का राजा कहा जाता है, विश्व के लंबे पर्वतों में से एक है। ठीक है। वाल्टोरो ये आपका काराकोरम में है। यहाँ पर सेम आपके कुछ नंबर्स कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। ये ज्ञान सर का स्पेसिफिकली नंबर यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। सारे वीडियोस हमारे अब तक फ्री हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और हमारा फ्री टेलीग्राम चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ वो पठार वगैरह दिए गए हैं, जैसे कहते हैं कि पठारों का यह वर्गीकरण दिया। अंतर्जात वनों से उत्पन्न पठार कौन से हैं? जैसे आपका अंतर पर्वतीय पठार है, पर्वतीय पठार है, तटीय पठार है। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं ये आपके यहाँ पर आप देखेंगे गुंबदाकार पठार है, महाद्वीपीय पठार। जो अंतर्जात वलों से अंतर्जात अंदर के हलचल से पठार जो उत्पन्न हुए उनकी बात करें, अंतर्जात वलों से जिनको पठारों का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी से जो उत्पन्न हुए पठार वो पठार हम पढ़ेंगे प्रकार। बहिर्जात बाहर से लगने वाले बलों से जो उत्पन्न पठार है वो जलीय पठार, वायव्य पठार, हिमानी पठार, उत्सयंत पठार है। ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल कवर करेंगे, तो घबराना नहीं है। जलवायु के आधार पर पठार शुष्क पठार, आर्द्र पठार, हिम पठार है। भारत के प्रमुख पठार कौन? छोटा नागपुर, रांची का पठार है। ठीक है। भारत के प्रमुख यहाँ पर देखिए अगर दिया है तो उसको देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार आपका दिया है। ठीक है। मालवा पठार दिया गया है, कर्नाटक प्लेटू दिया गया है, दक्कन पठार दिया गया है, ये बुंदेलखंड प्लेटू दिया गया है। ठीक है। दंडकारण्य दिया गया है, तेलंगाना पठार दिया गया है, शिलोंग प्लेटू दिया गया है आपका। ये सब देखिए यहाँ पर बुंदेलखंड का पड़ा, मालवा का, हाजीरंग, कोडरमा का, दक्कन का पठार, ये सब आपके सारे पठार भारत के दिए गए हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की जो उत्पत्ति है ना, प्रायद्वीपीय सबसे पुरानी चट्टान माना जाता है, हिमालय से भी पुरानी है और 3600 मिलियन वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई थी। कार्बोनिफेरस युग से पहले ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। याद होगा स्टार्टिंग के मॉड्यूल्स में मैंने आपको गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बारे में डिटेल में बताया था कि किस प्रकार से पृथ्वी जो है विभक्त होती रही और कैसे 2 भागों में विभक्त अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में इसके बीच में आपको यहाँ पर जो है पेंथलासा आपको वो देखने को मिलता है और यहाँ पर गोंडवाना लैंड में भारत हमारा आता है। इसका कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन नदी, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। किसके युग में? कार्बोनिफेरस के युग में। जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान आप देखेंगे अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। ठीक है। दक्कन ट्रैप इसमें दिया गया हो तो देखिए दक्कन ट्रैप का सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी के उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। समझ आ रहा है? इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहे हैं दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो 146 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रायद्वीप पठार में चौड़ी छिछली घाटियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ, इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार है। क्लियर है? ये हमने पहले भी पढ़ाया है, इसको बस रिवीजन के लिए यहाँ पर 1 लाइन फैक्ट्स में दिया गया है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में क्या होता है? पश्चिम में आपकी क्या होती है? चौड़ी होती है, जबकि पूर्व में आपकी ये संकीर्ण होती है। ठीक है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बाघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। देखिए छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्च भूमि का ही भाग है आपका ये। ठीक है। और इसमें देखिए दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यहाँ पर दक्कन प्लेटू हमने देखा था, ये आपका दक्कन का जो है पठार है यहाँ पर।
और इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि दक्कन का जो पठार है त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के साउथ में स्थित है और इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर, मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। सतपुड़ा की श्रृंखला हमने अभी देखा था, आपको यहाँ पर ऊपर मैंने मैप में बताया था सतपुड़ा की श्रृंखला। आइए फिर से स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। ये रही आपकी सतपुड़ा की श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पर ये मेंशन किया गया सतपुड़ा की श्रृंखला। क्लियर हो रहा है ना? कोई चीज़ कंफ्यूज तो नहीं हो रही आपको? कमेंट बॉक्स में चाहे तो आप पूछ सकते हैं। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोऑपरेट करना है और चीज़ों को एक दो बार देखने के बाद समझना है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, जिसके कारण कहते हैं बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप ये हुआ है, क्योंकि लावा के थ्रू ही यहाँ पर ये ट्रैप बने हुए हैं। अरावली की पहाड़ियाँ जो राजस्थान, गुजरात और ये सब में आप देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। बहुत अधिक खंडित और अपरद पहाड़ियाँ हैं और ये हमने ऊपर देखा है इसको। ये भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया था। दंडकारण्य क्षेत्र ओडिशा, छत्तीसगढ़, बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिलों में क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद आप देखते हैं धनबाद कोयला खनन औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी, धनबाद आपने कई बार सिनेमाज में भी सुना होगा। धनबाद लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, ठीक है। धारवाड़ क्रम मैंने पढ़ाया कई बार आपको, जबकि रोहतास पठार जो विंध्य क्रम का है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की और उत्तर गंगा मैदान इसकी नवीनतम जो है वो क्रम की श्रेणियाँ हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं आपकी, ध्यान रखिएगा। ये विंध्य क्रम का हमने बताया, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, तृतीय क्रम की उत्तर गंगा मैदान इसकी नवीनतम पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। तो अभी हमने ये इसमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, इसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स का छोटा सा पार्ट देखा, फिर हमने इसमें इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा देखा। देखिए हर मॉड्यूल को पूरा देखिए, ऑनेस्टली देखिए, क्योंकि ईमानदारी अपने प्रति नहीं रखेंगे तो किसी और से तो क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। तो हम ये करते हैं कि हर वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर मॉड्यूल में कई 2-3 सब्जेक्ट्स को लाया गया, उनके हर एक सेगमेंट को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं और पीछे पीछे हम उनको पढ़ाते जा रहे हैं। तो जब आप पीछे वाला नहीं पढ़ेंगे तो आगे वाला कैसे समझेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको काफ़ी हद तक उसमें कवर कर चुकी हूँ विद मैपिंग। तो किसी भी चीज़ को रिपीट करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। रिवीजन करिए, उन मॉड्यूल्स को रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, जुड़े रहिए, निरंतर बने रहिए, पेड क्विज को ज्वाइन करिए उसमें, ताकि यहाँ से कोई टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं तो वहाँ पर उसका अच्छे से अभ्यास कर सके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको प्रकृति नहीं पता होगी प्रश्नों की, प्रश्न आते कैसे वो जानना बहुत ज़रूरी है। प्रश्नों की प्रकृति पता होगी, पेड क्विज आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें प्रश्न हल करेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे, दोनों कंबाइंड रूप से स्टडी करेंगे तो बेहतर रिजल्ट निकल कर आएगा। इसी के साथ अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, निरंतर पढ़ते रहें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।